तो दोस्तों चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम या लिंक्डइन पे मैसेज भेज सकते हैं या फिर आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैंने एक वीडियो बनाई थी एपीआई टेस्टिंग को लेकर, जिसमें मैंने बताया था कि कैसे हम जो है पोस्टमैन को यूज़ करके एपीआई टेस्टिंग कर सकते हैं। वो वीडियो बहुत से लोगों ने काफ़ी पसंद किया और काफ़ी कमेंट लिखे हैं। उसके अलावा बहुत सारी रिक्वेस्ट थी कि एडिशनल टेस्टिंग के ऊपर जो है वीडियोज़ वगैरह बनाई जाए। तो ये जो एक मैं छोटी सी प्लेलिस्ट बनाने वाला हूँ, इसमें आई थिंक मे बी 5 to 7 वीडियोज़ होंगे। अगेन डिपेंडिंग ऑन द इंटरेस्ट, अगर ज़्यादा लोग उसको देखेंगे, ज़्यादा रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो मे बी उसको हम ज़्यादा डिटेल में भी बना सकते हैं। बट अभी के लिए ये कुछ अराउंड आई एम प्लानिंग के 5-7 जो वीडियोज़ हैं उसका ये ट्यूटोरियल होने वाला है और इसमें हम सीखेंगे लोड टेस्टिंग। अगेन जो बिल्कुल बिगिनर है उनके लिए भी ये ट्यूटोरियल जो है वो काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है, बिकॉज हम बिल्कुल ही बेसिक से सीखने वाले हैं और इनफैक्ट जो हम फंडामेंटल्स है टेस्टिंग के थोड़े बहुत वो भी समझेंगे और ये भी समझेंगे कितने प्रकार की टेस्टिंग होती है, कौन सी टेस्टिंग किस एनवायरनमेंट में यूज़ होती है, कब कब यूज़ होती है। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अपने बारे में बता दूं कि लगभग मुझे 13 साल का एक्सपीरियंस है आईटी इंडस्ट्री में और मैं बहुत सारे ऑटोमेशन टूल्स पे काम कर चुका हूँ, टेस्टिंग टूल्स वगैरह पे काम कर चुका हूँ। इवन दो जो है मेरा प्रोफाइल टेस्टर का नहीं है, बट बिकॉज आई वाज लीडिंग द टीम, उन सब की वजह से मुझे टेस्टिंग का बहुत अच्छा आइडिया, उसी की वजह से जो है मैंने पोस्टमैन का यूज़ करके एपीआई टेस्टिंग की वीडियो भी बनाई थी। उसके अलावा जो विजुअलाइजेशन वगैरह के जो टूल्स हैं उन सब पे भी मुझे अच्छा खासा नॉलेज है। और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जितना भी आप टाइम स्पेंड करोगे इस वीडियो को देखने में, आपका एक एक मिनट जो है वो बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है। आपको एक मिनट भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप जो है टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो कोशिश करो वीडियो को पूरी देखो और वीडियो देखते हुए अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो कमेंट्स में थैंक यू वगैरह ज़रूर लिखो। उससे मुझे पता चलता है कि एटलीस्ट जो है वीडियो आप लोग पसंद कर रहे हो। जैसे कि पोस्टमैन की वीडियो पसंद की गई तो मैं अभी ये वीडियो बनाने का प्लान कर रहा हूँ। अगर आप सिर्फ आए, आपने 20-25 मिनट की वीडियो देखी, आपको वीडियो पसंद भी आई लेकिन आप एक थैंक्स भी नहीं कर सके तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। बिकॉज हम दोनों जो है, आप एज अ व्यूअर और मैं एज अ क्रिएटर, हम दोनों के कनेक्ट होने का सिर्फ यही तरीका है, थ्रू कमेंट सेक्शन या थ्रू लाइक्स। तो वो चीज़ें आप ज़रूर करें। ठीक है, अब बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं और वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों वीडियो तो जो है जो जेमीटर लोड टेस्टिंग वगैरह पे होने वाली है, लेकिन जो सबसे पहले हम बेसिक्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बिकॉज बहुत से लोग ऐसा हो सकते हैं कि बिल्कुल ही फ्रेशर है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग फील्ड में, उनको कुछ भी आइडिया नहीं है। तो एक बार अगर हम बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक सेट कर लेंगे तो सभी जितने भी स्टूडेंट है, चाहे वो एक्सपीरियंसड है चाहे वो नॉन एक्सपीरियंस है, उनको देखने में या जो है ट्यूटोरियल फॉलो करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन पे जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्टिंग होता है वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सबसे पहले 1 by 1 स्टार्ट करते हैं। यूनिट टेस्टिंग क्या होता है? तो यूनिट टेस्टिंग को समझने के लिए सबसे पहले आप समझिए कि कोई जो प्रोडक्ट है वो कैसे बनता है। अभी यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं फ्लिपकार्ट का। जो फ्लिपकार्ट है एप्लीकेशन, उसमें बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। ठीक है, जैसे कि आप जो है फ्लिपकार्ट वेबसाइट पे जाके प्रोडक्ट सर्च कर सकते हो। तो यानी कि एक फंक्शनैलिटी हो गया प्रोडक्ट सर्च करने का। फिर अगला फंक्शनैलिटी क्या हो सकता है कि आपको कोई प्रोडक्ट पसंद आया, आपने उसको ऐड टू कार्ट कर लिया, यानी कि वो सेकंड फंक्शनैलिटी हो गया। उसके बाद थर्ड फंक्शनैलिटी क्या हो सकता है कि आपने जो है चेकआउट किया। और फोर्थ फंक्शनैलिटी क्या हो सकता है, आप पेमेंट करने गए। फिर फिफ्थ फंक्शनैलिटी क्या हो सकता है, जब आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो गया तो आपको बेसिकली जो आपकी पेमेंट डिटेल है वो आपको रीसेंट ऑर्डर्स में दिखने लग गया। तो इस तरह के बहुत सारे फंक्शनैलिटी होते हैं। तो आप देखोगे जो हर फंक्शनैलिटी है उसके लिए बेसिकली कुछ ना कुछ कोडिंग होती है। तो जनरली ये जो कोडिंग होती है डिफरेंट डिफरेंट डेवलपर्स करते हैं और जब वो कोडिंग करते हैं हर फंक्शनैलिटी को तो उसी टाइम पे वो जो है टेस्टिंग कर लेते हैं कि ये मेरा जो पर्टिकुलर मॉड्यूल है उसको आप यूनिट भी कह सकते हो। यूनिट यानी कि जो सबसे छोटा पीस ऑफ कोड हो गया किसी एक एप्लीकेशन को बनाने का। तो हम चेक करते हैं बेसिकली ये मेरा पीस ऑफ कोड है वो प्रॉपरली चल रहा है कि नहीं। और ये टेस्टिंग कौन करता है? क्या ये टेस्टिंग टेस्टर करते हैं? तो दोस्तों जो डेवलपर होता है जब वो डेवलप कर रहा होता है उसी टाइम पे वो जो है ये टेस्टिंग परफॉर्म करता है। डेवलपमेंट टाइम पे ही यूनिट टेस्टिंग करता है। तो इसलिए टेस्टर जो होते हैं वो यूनिट टेस्टिंग नहीं करते हैं। वो एक्सपेक्ट करते हैं कि जो डेवलपर है उसने यूनिट टेस्टिंग कर लिया होगा। अगेन इसको आगे जो है मैं आपको एग्जाम्पल देकर भी समझाऊंगा तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं इंटीग्रेशन टेस्टिंग। तो जैसा कि मैंने आपको बताया एक वेबसाइट है उसमें बहुत सारी फंक्शनैलिटी होती है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि आपका जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल जैसे हमने जो फ्लिपकार्ट का एग्जांपल लिया, तो हो सकता है कि जो हमारा फ्लिपकार्ट है जब मैं पेमेंट पे क्लिक करता हूँ तो या तो वो किसी पेमेंट गेटवे से कनेक्ट करता है या जो है किसी बैंकिंग सिस्टम से कनेक्ट करता है। तो उस टाइम पे जब मैं पे नाउ पे क्लिक करता हूँ तो हमारी जो पेमेंट डिटेल है वो सक्सेसफुली क्या है वो पास करनी पड़ती है पेमेंट गेटवे को। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने 400 रुपीज़ के शूज़ खरीदे, अब वो 400 रुपीज़ की डिटेल जो है वो पास करनी पड़ेंगी बैंकिंग सिस्टम को। बैंकिंग सिस्टम जो है वो 400 रुपीज़ डिडक्ट करेगा और उसके बाद जो है सक्सेसफुल रिस्पॉन्स भेजेगा और वो रिस्पॉन्स जो है वापस आपकी जो एप्लीकेशन है उसको कैप्चर करना होता है। तो ऐसे जाके आपकी जो एप्लीकेशन है उसको पता चलता है कि हाँ
पेमेंट सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई है। दोस्तों शायद थोड़ा बहुत आपको बैकग्राउंड नॉइज़ आ रहा होगा, प्लीज़ इग्नोर दैट, क्योंकि यहाँ पे जो थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन चल रहा है बैकग्राउंड नॉइज़ थोड़ा बहुत आता ही रहता है, चाहे मैं किसी भी टाइम पे रिकॉर्डिंग करूँ। एनीवे, सो आई होप आपको इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्लियर हो गया। अब बात करते हैं सिस्टम टेस्टिंग की। तो जब हमने यूनिट टेस्टिंग किया, इंटीग्रेशन टेस्टिंग किया, इसके बाद जो है सिस्टम टेस्टिंग आ गया अपना। अब सिस्टम टेस्टिंग में बेसिकली हम चेक करते हैं कि जो हमारा कंप्लीट सिस्टम है वो प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है कि नहीं। तो फंक्शनल टेस्टिंग, नॉन फंक्शनल टेस्टिंग टाइप की भी चीज़ें होती हैं। वो बेसिकली यही है कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी फंक्शनैलिटी जो है वो प्रॉपरली है कि नहीं। जैसे कि जब मैं पेमेंट पे क्लिक करता हूँ तो वो मुझे पेमेंट साइट पर लेकर जाता है कि नहीं, और जब पेमेंट डिडक्ट हो जाती है मुझे सक्सेस रिस्पॉन्स वापस आता है कि नहीं। तो यानी कि जो हम सारी टेस्टिंग को मिला लें तो वो एक हो गया हमारा सिस्टम टेस्टिंग। उससे हमें पता चलता है कि हाँ हमारा जो सिस्टम एज अ होल है, यानी कि मेरी कंप्लीट एप्लीकेशन है वो एज एक्सपेक्टेड काम कर रही है। वो हो गया अपना सिस्टम टेस्टिंग। अब आ जाते हैं रिग्रेशन टेस्टिंग। रिग्रेशन टेस्टिंग बहुत इजी है, यानी कि आपने एक बार जो है प्रोडक्ट लाइव कर दिया, उसके बाद ऐसा होता है कि आप एडिशनल फीचर्स जो है इंट्रोड्यूस करते रहते हो। जैसे कि अगर फ्लिपकार्ट का एग्जांपल ले लें, जैसे उन्होंने कोई कोड डिप्लॉय किया जिससे जैसे आपको प्रोमो मिल रहा है, मे बी दिवाली टाइम पे कोई प्रमोशनल ऑफर उन्होंने लॉन्च किया, उसके लिए जो कुछ उन्हें कोड डिप्लॉय करना पड़ा, जिस कोड की वजह से जो फंक्शनैलिटी को अचीव कर पाएंगे। ठीक है, तो जब हम वो कोड डिप्लॉय करते हैं तो मेरा जो सारा सिस्टम है वो एज एक्सपेक्टेड काम कर रहा है कि नहीं, कुछ फट तो नहीं गया। ठीक है, प्रोडक्ट की फंक्शनैलिटी जो पहले हमने टेस्ट किया था वो सारी इंटैक्ट है कि नहीं। तो वो सब जो बेसिकली टेस्ट करने का जो है वो उसको हम रिग्रेशन टेस्टिंग कहते हैं। अब आते हैं परफॉर्मेंस टेस्टिंग पे, जो कि बेसिकली हमारा गोल होने वाला है इस ट्यूटोरियल का भी। तो परफॉर्मेंस टेस्टिंग में यानी हम टेस्ट करते हैं कि हमारा सिस्टम जो है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। अब आप देखोगे तो हमने यहीं पे देख लिया था कि सारे जो हमारे कंपोनेंट हैं वो सारे एज एक्सपेक्टेड काम कर रहे हैं कि नहीं। अगर मैं नया कोड भी डिप्लॉय करता हूँ तो वो सब प्रॉपर्ली काम कर रहा है कि नहीं। तो फिर परफॉर्मेंस टेस्टिंग की जरूरत कैसे पड़ गई। तो जनरली क्या होता है, जब भी आप कोई प्रोडक्ट बनाते हो तो उसकी आप टेस्टिंग है एक बहुत ही लिमिटेड एनवायरनमेंट में करते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर आपको टेस्टिंग करनी थी कि किसी ने यूज़र ने जो है प्रोडक्ट परचेज किया तो उसकी पेमेंट सक्सेसफुली हो गई कि नहीं हो गई। अब आप जो है 1 या 2 या 5 टेस्ट करोगे तो ऑब्वियसली आपको हो सकता है सक्सेस रिस्पॉन्स है या सब कुछ एज एक्सपेक्टेड चले। लेकिन अगर जो है मिलियन ऑफ यूज़र्स, ठीक है, मैं 1 मिलियन यूज़र की बात कर रहा हूँ, यानी 10 लाख अगर जो है यूज़र एक साथ जो है परचेज करते हैं तो क्या आपका सिस्टम तब भी सही चलता है। तो उस चीज़ को जो टेस्ट करने का तरीका वो होता है वो जो है बेसिकली परफॉर्मेंस टेस्टिंग होता है। तो परफॉर्मेंस टेस्टिंग में हमें जनरली बॉटलनेक आइडेंटिफाई हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल जनरली क्या होता है, किसी भी प्रोडक्ट में जब हम कम ट्रांजेक्शन्स कर रहे होते हैं तब तो वो प्रोडक्ट ठीक चलता है, लेकिन जैसे हम नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स इंक्रीज करते हैं तो जो है बहुत सी डिफरेंट प्रॉब्लम जो है वो सामने आने लगती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल डेटाबेस की जो है एक लिमिटेशन होती है। डेटाबेस पर सेकेंड जो है एक एक्स नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन ही प्रोसेस कर सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 1 मिलियन ट्रांजैक्शंस इनिशिएट कर दी तो हो सकता है जो डेटाबेस है वो रिस्पॉन्ड ही ना करे टाइमली मैनर में, और उसकी वजह से है वेब पेज जो है टाइम आउट हो जाए। तो ये सब चीज़ें आपको कब पता चलेंगी, जब आप परफॉर्मेंस टेस्टिंग करोगे। अब जो लोड टेस्टिंग है वो बेसिकली परफॉर्मेंस टेस्टिंग का ही एक सबसेट है, और लोड टेस्टिंग में जो है सबसे पॉपुलर जो टूल है वो JMeter है, जो हम यूज़ करेंगे और देखेंगे लोड टेस्टिंग कैसे करते हैं। अगेन लोड टेस्टिंग से हमें पता चलता है कि सिस्टम कितना लोड सह सकता है फटने से पहले। ठीक है, फॉर एग्जांपल ऐसे अगर मैं जब 100 ट्रांजैक्शंस कर रहा हूँ तब सब कुछ सही चल रहा है। जब मैं अब 1000 ट्रांजैक्शंस कर रहा हूँ पर सेकंड तब भी सब कुछ सही चल रहा है। लेकिन जैसे ही मैं 1 लाख ट्रांजैक्शंस कर रहा हूँ मैं थोड़ा सा स्लोनेस जो है वो देख पा रहा हूँ। अब जैसे ही मैं लेट्स से 1 मिलियन ट्रांजैक्शंस परफॉर्म कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि 1 मिलियन में से जो मेरे 30% ट्रांजेक्शन्स हैं वो टाइम आउट हो रहे हैं, बिकॉज मेरे डेटाबेस की मे बी कैपेसिटी उतनी नहीं है कि वो इतने नंबर ऑफ जो रिक्वेस्ट जो है प्रोसेस कर सके। तो इस टाइप के जो सिनेरियो हैं वो आपको पता चलते हैं लोड टेस्टिंग से ही। और सबसे एंड में आता है एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। एक बार आपने ये सारी टेस्टिंग कर ली, जो प्रोडक्ट है एज एक्सपेक्टेड चल रहा है या जो एप्लीकेशन है आपकी वो एज एक्सपेक्टेड बिहेव कर रही है, तो फिर आप बोलते हो कि हाँ हमारा एप्लीकेशन बिल्कुल कम्प्लीटली रेडी है, और फिर आप जो है उसको क्लाइंट को हैंड ओवर करते हो। अब क्लाइंट को जब हैंड ओवर करने जाओगे, ये जो सारी टेस्टिंग है ये जनरली जो है IT टीम करती है। यानी कि अगर आप जो है ये प्रोडक्ट बना रहे हो तो आपकी टीम जो है ये सारा काम करेगी। जनरली आप देखोगे जो भी हमारी कंपनीज है, जैसे विप्रो हो गया, TCS हो गया, ये जितनी भी सर्विस वाली कंपनी है ये प्रोडक्ट वगैरह अगर बनाती हैं तो उनकी टेस्टिंग वगैरह करती हैं और उसके बाद कस्टमर को हैंड ओवर करती है। अब कस्टमर ने तो ये सारी टेस्टिंग देखी नहीं है, कस्टमर के पास रिजल्ट्स जरूर हो सकते हैं कि आपने कस्टमर को रिजल्ट शेयर किए हों ये सारी टेस्टिंग के, लेकिन कस्टमर बोलेगा यार मैं इसको कैसे एक्सेप्ट करूँ। तो एक काम करते हैं, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग करते हैं, तो जिसको जनरली यूजर एक्सेप्टेंस टेस्ट, UAT, AT
इन सारे डिफरेंट डिफरेंट नामों से भी बुलाया जाता है। तो एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में बेसिकली आप सारी जो है टेस्टिंग करके या सबसेट ऑफ ये सारी टेस्टिंग करके कस्टमर को दिखाते हो कि हाँ देख सब कुछ जो है एज एक्सपेक्टेड चल रहा है, ठीक है। यूजर जो है प्रोडक्ट सर्च कर पा रहे हैं, यूजर जो है प्रोडक्ट को चेकआउट कर पा रहे हैं, प्रोडक्ट का पैसा पे कर पा रहे हैं, इन सारी चीज़ें जो है आपको दिखाते हो। कस्टमर रिजल्ट देखता है, इफ़ कस्टमर इज़ हैप्पी तो वो बोलता है कि हाँ आई एक्सेप्ट द टेस्ट रिजल्ट्स। उसके बाद ऑब्वियसली जब यूएटी हो जाता है, कस्टमर इज़ हैप्पी, प्रोडक्ट जो है आप लाइव कर देते हो, और उसके बाद जो है पेमेंट वगैरह जो कंपनी है वो बोलती है कि हाँ हमने जो है प्रोडक्ट लाइव कर दिया, अब जो है हमारा पैसा दो, ठीक है। तो ये पूरा एक लाइफ साइकिल होता है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का। अब यहाँ पे एक स्लाइड देखते हैं, एग्जाम्पल ऑफ ई कॉमर्स वेबसाइट। अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें मैंने ऑब्वियसली जब पिछली स्लाइड एक्सप्लेन करा तभी आपको बताया था, लेकिन फिर भी एक बार इसको देखते हैं। अब यहाँ पे देखोगे आप, जैसा मैंने आपको बताया डिफरेंट फंक्शनैलिटी है, जैसे कि यूजर रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन हो गया, एडिंग आइटम्स टू कार्ट हो गया, पेमेंट प्रोसेस हो गया, सर्च एंड फिल्टर फंक्शनैलिटी हो गया, कंपैटिबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिवनेस हो गया। तो ये सारा जो है सबसे पहले क्या है, यहाँ आप देख सकते हो यूनिट टेस्टिंग है। तो यूनिट टेस्टिंग जो है डेवलपर ही कर लेगा, ये सारे जो फीचर्स हैं इनके यूनिट टेस्टिंग कर लेगा। उसके बाद वो टेस्टर को बोलता है कि हाँ मैंने सब कुछ टेस्ट कर लिया है, बिल्कुल सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तुम चला के देख लो। अब जनरली यूनिट टेस्टिंग में भी क्या होता है, जो डेवलपर अपने एंगल से टेस्ट करता है, तो वो जब अपने एंगल से टेस्ट करता है ना, यानी कि अपनी चीज़ को कोई भी खराब नहीं बोलता, तो उस एंगल से टेस्ट करता है, उसको लगता है सब कुछ सही है। तो जनरली बहुत सारे सिनेरियोज हैं उसने मिस कर रखे होते हैं टेस्ट करने के लिए, और इस वजह से आप देखोगे जब टेस्टर टेस्ट करता है तो बहुत सारे बग्स निकल के आते हैं, और जब वो डेवलपर को देता है वो कहता है अरे सब कुछ तो यार सही चल रहा था, ये कैसे गड़बड़ कैसे हो गया। तो एनीवेज, तो यूनिट टेस्टिंग जो है डेवलपर अपने लेवल पे कर लेता है। उसके बाद आप देखोगे इसमें से क्या यूजर रजिस्ट्रेशन के लिए हमें इंटीग्रेशन टेस्टिंग करने की जरूरत है, और दोस्तों इसकी जरूरत हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। ये बेसिकली डिपेंड करेगा कि आपका जो एप्लीकेशन है या प्रोडक्ट है वो कैसा है। अगर फॉर एग्जाम्पल जैसे आप कोई कॉर्पोरेट वेबसाइट बना रहे हो, तो कॉर्पोरेट वेबसाइट वगैरह में जनरली क्या होता है, आपकी वेबसाइट का जो ऑथेंटिकेशन होता है, यानी कि जो यूज़र लॉगिन वगैरह होगा, वो किसी थर्ड पार्टी सिस्टम पे डिपेंड कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल वो हो सकता है एक्टिव डायरेक्टरी वगैरह पे डिपेंड कर रहा हो, तो उस केस में आपको जो है इंटीग्रेशन टेस्टिंग भी करना पड़ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये क्लियरली नहीं लिख सकता कि आपको इस चीज़ के लिए जो है इंटीग्रेशन टेस्टिंग करने की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, लेकिन होपफुली आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हो। तो उसके बाद यहाँ पे जो बहुत एक्सप्लिसिट है वो है पेमेंट प्रोसेस। ऑब्वियसली पेमेंट प्रोसेस के लिए हमारी जो ई कॉमर्स वेबसाइट होती है टिपिकली उसे किसी न किसी पेमेंट गेटवे से कनेक्ट करना पड़ता है, जैसे कि स्ट्राइप हो गया, पेपैल हो गया, और अगेन ऐसे बहुत सारे हैं, किसी का नाम लेना भी सही नहीं है। तो बहुत सारे जो पेमेंट गेटवेज हैं उनसे हम कनेक्ट करते हैं, तो उनसे हमें ये चेक करने के लिए कि सब कुछ एज एक्सपेक्टेड काम कर रहा है, वी विल परफॉर्म इंटीग्रेशन टेस्टिंग। और उसके बाद यहाँ पे देखो हम परफॉर्मेंस टेस्टिंग यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं। बेसिकली हम चेक कर रहे हैं कि हमारा अगर हम सिस्टम पे लोड डाल रहे हैं, स्ट्रेस डाल रहे हैं, तो हमारा सिस्टम जो है कैसा बिहेव कर रहा है। अगेन जब मैं सिस्टम बोल रहा हूँ, बेसिकली इट इज द एप्लीकेशन या प्रोडक्ट, जो हमारा प्रोडक्ट है वो कैसा बिहेव कर रहा है, इज इट बिहेविंग एज एक्सपेक्टेड और नॉट। उसके बाद हमारा सिस्टम टेस्टिंग आ गया। अब सिस्टम टेस्टिंग में बेसिकली मैं ये सारे टेस्ट परफॉर्म करूंगा, और जब सब कुछ एज एक्सपेक्टेड चल रहा होगा, एक एक चीज एज एक्सपेक्टेड चल रही होगी, तो मैं बोलूंगा हाँ सिस्टम टेस्टिंग कंप्लीट हो गई है, सब कुछ जो है वो एज एक्सपेक्टेड चल रहा है। तो होपफुली यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर हो गया है। कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन आपके लिए पूरा खुला पड़ा है, कमेंट लिखें और पूरा अपना फीडबैक दें। तो होपफुली अभी तक जितना आपने सीखा वो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग मूव ऑन करेंगे लोड टेस्टिंग पे, और लोड टेस्टिंग में स्पेशली ऑब्वियसली इट इज़ अबाउट JMeter। तो JMeter वगैरह के फीचर्स मैं आपको बताऊंगा, लेकिन JMeter फीचर्स को समझने से पहले सबसे पहले जो है बेसिक चीज़ समझते हैं कि लोड टेस्टिंग होता क्या है। अब लोड टेस्टिंग वैसे नाम से क्लियर है कि लोड इसमें हम कर रहे हैं, लोड बढ़ा रहे हैं बेसिकली किसी प्रोडक्ट पे। अब लोड कैसे हम बढ़ा सकते हैं, लोड जो है बेसिकली डिफरेंट तरीके से बढ़ा सकते हैं। अब लोड का क्राइटेरिया डिफरेंट हो सकता है। किसी एप्लीकेशन के लिए मे बी जो 100,000 ट्रांजेक्शंस पर सेकेंड जो है वो मैक्सिमम लोड हो सकता है, किसी के लिए जो है 1 मिलियन ट्रांजैक्शंस पर सेकंड जो है वो लोड हो सकता है। तो अगेन इसमें क्या है, या तो इनिशियली ही आप डिफाइन कर दोगे कि जो मेरा एक्सपेक्टेड है कि मेरा जो पीक होगा दैट विल बी लेट्स से 1 मिलियन ट्रांजैक्शंस पर सेकंड, यानी कि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम जो मेरी एप्लीकेशन है उस पर मैक्सिमम ट्रैफिक जो है वो 1 मिलियन ही आ सकता है, इतना आपको आइडिया है। तो उस केस में आप क्या टारगेट करोगे, आप टारगेट करोगे कि मेरी 1 मिलियन ट्रांजेक्शंस है वो 1 सेकेंड में अगर परफॉर्म हो रही है, तो मेरा 98% एटलीस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शंस है वो विद इन 1 सेकेंड रिस्पॉन्ड करे। फॉर एग्जांपल अगर आपने ये क्राइटेरिया रखा हुआ है कि जो मेरे जितने भी ट्रांजेक्शंस हैं वो विद इन 1 सेकेंड या लेट्स से 3 सेकेंड्स परफॉर्म हो जाने चाहिए, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया हो गया। अब इसको हम टेस्ट करेंगे तो जनरली क्या करेंगे, हम जो JMeter में हम ये क्राइटेरिया डिफाइन करते हैं, तो जनरली हम JMeter में क्राइटेरिया डिफाइन करते हैं कि हाँ जो हमें है 1 मिलियन ट्रांजेक्शन परफॉर्म करनी है विद इन 1 सेकेंड, और जो हम रिस्पॉन्स चेक करेंगे कि कितने जो ट्रांजेक्शन है उसका रिस्पॉन्स जो है
एज एक्सपेक्टेड आया, यानी कि विद इन 1 सेकेंड उन्होंने रिस्पॉन्ड किया है। और अगर लेसे हम 90% 98% अचीव कर लेते हैं या जो भी टारगेट है वो अचीव कर लेते हैं तो हम बोलेंगे कि हाँ इट इज़ फाइन। मगर अगर लेसे वो अचीव नहीं हो पाता, लेसे ओनली 60% ऑफ द ट्रांजेक्शंस हैं वो विद इन जो हमने टाइम डिफाइन किया था वो कंप्लीट हुए हैं, यानी कि 60% ट्रांजेक्शन जो है वो विद इन 1 सेकेंड रिस्पॉन्ड कर रही हैं, बाकी जो है मे बी 2 सेकेंड्स 3 सेकेंड ले रही हैं या 5 सेकेंड्स ले रही हैं। और मे बी देयर कैन बी चांस कि आपकी जो 10% ट्रांजेक्शन है वो तो माशाल्लाह 1 मिनट से ही शायद ऊपर जा रही हो, ठीक है, तो वो भी सिनेरियो हो सकता है। अब ये सिनेरियो तो आपको पता चल गया, लोड टेस्टिंग से आपको लोड टेस्ट का रिजल्ट पता चल गया। अब वो जनरली लोड टेस्ट का रिजल्ट है वो वापस जाता है, किस पे जाता है, प्रोडक्ट डिज़ाइनर के पास जाएगा या आर्किटेक्ट के पास जाएगा। अब वो इन सब जो रिजल्ट को उसको एनालाइज करेगा और उसको फर्दर ड्रिल डाउन करेगा कि यार ये बॉटलनेक आ कहाँ पे रहा है, क्या API गेटवे लेवल पे इशू है या फिर वेब सर्वर लेवल पे इशू है या फिर हो सकता है डेटाबेस लेवल पे इशू हो सकता है कि आपका जो डेटाबेस है उस पर लेटेंसी बहुत ज़्यादा हाई आ रही हो, ठीक है। तो ये सारे जो डिफरेंट इश्यूज़ हैं वो निकल के आते हैं लोड टेस्टिंग से, और फिर जो है सिस्टम को फर्दर ऑप्टिमाइज़ किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल अगर डेटाबेस का इशू है, डेटाबेस स्लो परफॉर्म कर रहा है, तो हो सकता है आप जो है डेटाबेस के पैरामीटर्स चेंज करोगे, उसको फर्दर ऑप्टिमाइज़ करोगे। और कुछ केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि आपको डिफरेंट डिसीजन लेने पड़ जाए। फॉर एग्जांपल ऐसे जब आपने इनिशियली सिस्टम या जो भी अपनी ई-कॉमर्स वेबसाइट जब प्लान किया था, मे बी उस टाइम पे आपने कुछ कैशिंग का मैकेनिज़्म नहीं सोचा था, ठीक है, आपने सिंपल RDBMS डेटाबेस लिया था और उसके साथ आप चल रहे थे। लेकिन आपने देखा कि यार जो मैं नंबर अचीव करना चाह रहा हूँ वो नंबर मैं अचीव नहीं कर पा रहा हूँ। तो उस केस में आप क्या करोगे, आप जनरली फॉर एग्जांपल कोई इन मेमोरी डेटाबेस हो गया जैसे रेडिस हो गया, या मे बी कोई और टेक्नोलॉजी आप जो है यूज़ करोगे ताकि जो है आप ये पूरा परफॉर्मेंस है उसको बढ़ा सको। अगेन ये जो मैंने बोला बैकवर्ड इंजीनियरिंग, ये जनरली नहीं होती है। अगर आपके टीम में जो है एक्सपीरियंस्ड आर्किटेक्ट हैं उनको पता होता है कि अगर आप फॉर एग्जांपल 1 मिलियन ट्रांजेक्शन पर सेकेंड एक्सपेक्ट कर रहे हो एंड यू आर ऑल्सो एक्सपेक्टिंग कि ईच ट्रांजेक्शन शुड बी रिस्पॉन्डेड विद इन 1 सेकेंड, बाई ईच आई मीन एटलीस्ट 98% ऑफ द ट्रांजेक्शंस शुड बी रिस्पॉन्डेड विद इन 1 सेकेंड, ठीक है। तो जो आर्किटेक्ट होता है उसको आइडिया होता है, तो वो पहले ही जो सिस्टम के कंपोनेंट है उस हिसाब से डिज़ाइन करके चलता है। उसे पता होता है कि अगर मैं जो है MySQL डेटाबेस यूज़ करने वाला हूँ तो वो उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देगा, इसलिए वो कोई ना कोई कैशिंग जो है रेडिस हो गया या कोई अदर कंपोनेंट हो गया वो इंट्रोड्यूस करके रखता है। या अगेन हो सकता है जो है वो सिस्टम का डिज़ाइन चेंज करेगा, वो हो सकता है वो एक्टिव क्लस्टरिंग रखेगा, वो हॉरिजॉन्टल स्केलिंग करेगा, बहुत सी चीज़ें होती हैं, बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। मगर दिस इज़ अबाउट टेस्टिंग, बट स्टिल आई वांटेड टू लेट यू नो कि जो टेस्टिंग हम करते क्यों, उसका जो है ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। तो टेस्टिंग सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हमें कुछ टेस्ट करना है, टेस्ट करके हमें रिजल्ट निकालना है और इस रिज़ल्ट को हमें जो है वापस जो प्रोडक्ट इंजीनियरिंग टीम है या आर्किटेक्ट है उनको देना है, उनको बोलना है कि भाई एज एक्सपेक्टेड परफॉर्म नहीं कर रहा है, जब इसमें हम लोड बढ़ाते हैं तो ये प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर रहा है, स्लो परफॉर्म कर रहा है, टाइम आउट हो रहे हैं ट्रांजेक्शन्स, तो इसको ठीक करो। तो फिर वो जो टीम है वापस इस पर रीडिज़ाइन करती है, चीज़ों को ठीक करती है, वो आपको फिर से बोलती है टेस्ट करो, आप फिर से जो है परफॉर्मेंस टेस्टिंग करते हो, और ये जो साइकिल है तब तक चलता रहता है जब तक कि जो फाइनल आउटकम आपने एक्सपेक्ट किया था वो आपको मिल नहीं जाता है। तो ठीक है, वापस से मूव करते हैं, अब समझते हैं JMeter की फंक्शनैलिटी को। तो अब यहाँ पे जो है JMeter के हम लोग फीचर्स देख सकते हैं। सबसे पहला फीचर है लोड टेस्टिंग। तो ऑब्वियसली JMeter जो है मैं कई बार बता चुका हूँ लोड टेस्टिंग के लिए यूज़ होता है। इसमें क्या होता है, हम मल्टीपल थ्रेड्स क्रिएट कर सकते हैं। बेसिकली अगर मुझे 1 मिलियन ट्रांजेक्शंस परफॉर्म करने हैं तो आई विल बी एबल टू डिफाइन दोज काइंड ऑफ थिंग्स इन JMeter, ठीक है। मैं JMeter को बोलूंगा कि यार 1 मिलियन थ्रेड क्रिएट कर और उसको जो है 1 सेकंड में कर या 10 सेकंड में कर या 20 सेकंड में कर, जो भी मेरा क्राइटेरिया होगा वो सब मैं बताऊंगा। तो उस टाइप की जो चीज़ें हैं मैं JMeter में इजीली डिफाइन कर सकता हूँ। उसके बाद क्या है, डिफरेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है आप जो अपनी वेबसाइट है वो HTTP पे टेस्ट करना चाहो या HTTPS पे टेस्ट करना चाहो, तो JMeter जो है वो डिफरेंट प्रोटोकॉल सपोर्ट करता है। उसके अलावा जनरली हम जब डेटाबेसेस से कनेक्ट करते हैं तो डेटाबेसेस जो जनरली JDBC पे जो है रिस्पॉन्ड करते हैं, तो वो प्रोटोकॉल भी सपोर्टेड है। उसके अलावा अगेन REST API हो गया, SOAP हो गया, डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं वो सपोर्ट करता है। यानी कि JMeter जो है लगभग सारे प्रोटोकॉल्स को सपोर्ट करता है। उसी का रीज़न है कि ये जो वन ऑफ द लीडिंग लोड टेस्टिंग टूल है। नेक्स्ट बात करते हैं टेस्ट प्लान्स। तो जो है आप बेसिकली डिफरेंट टेस्ट प्लान्स क्रिएट कर सकते हो, डिफरेंट क्राइटेरिया सेट कर सकते हो, ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट यूज़ कर सकते हो टेस्ट प्लान्स में। तो अगेन ये चीज़ जो है अभी आप सिर्फ थियोरेटिकल समझ लीजिए, कुछ ही देर में आपको जो है मैं आपको दिखाऊंगा भी ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, कैसे होती हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट फीचर इसका हो गया कन्फिगरेबल।
तो ऑब्वियसली जैसा कि मैंने आपको बताया सारी चीज़ें कन्फिगरेबल है, यानी कि मेरा सक्सेस क्राइटेरिया क्या होगा, नंबर ऑफ रिक्वेस्ट कितने परफॉर्म करे, कितनी देर में परफॉर्म करे, एक साइकिल ऑफ टेस्ट रन करे या मल्टीपल साइकिल्स ऑफ टेस्ट रन करे, क्या ये सारी चीज़ें भी जो है कन्फिगरेबल है। इसके इंटरफेस की बात करें तो ग्राफिकल इंटरफेस है, बहुत छोटा सा सॉफ्टवेयर है, एक्चुअली बहुत छोटा सा लेकिन पावरफुल सॉफ्टवेयर है। इसको आप विंडोज पे इंस्टॉल कर सकते हो, इसको जो है आप ग्राफिकली रन कर सकते हो या कमांड लाइन इंटरफेस पे भी रन कर सकते हो। अगेन ये सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे। उसके बाद ये सारी लेसन हमने टेस्टिंग परफॉर्म की, अगर उस टेस्ट को हम देख ही नहीं पा रहे हैं, एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन यहाँ पे JMeter जो है वो हमें फंक्शनैलिटी देता है रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस की। तो JMeter में बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जिसको हम यूज़ करेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स के लिए, एनालिसिस के लिए। हम जो डिफरेंट पॉइंट्स है जिसकी बातें कर रहे थे, जैसे कि मेरा जो 98% ऑफ द ट्रांजैक्शंस है वो विद इन 1 सेकंड रिस्पॉन्ड करना चाहिए, ये सब टाइप के एनालिसिस रिजल्ट जो है आप देख पाओगे। उसके अलावा जो लास्ट फंक्शनैलिटी है वो है एक्सटेंशंस। तो JMeter जो है वो कुछ एक्सटर्नल प्लगइन्स एंड एक्सटेंशंस भी अलाउ करता है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, अगेन डिपेंडिंग ऑन द नीड। सो वी विल सी कि जो हमें नेक्स्ट 5 to 7 में भी ट्यूटोरियल है उसमें जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती है। मे भी जरूरत पड़ेगी तो विल यूज़ इट, जरूरत नहीं पड़ेगी तो वी विल नॉट यूज़ इट। सो लेट्स डिस्कस इंस्टॉल कैसे करना है JMeter को। तो सबसे पहले JMeter जो है जावा पे है पूरा, ठीक है। तो अगर ये पूरा जावा पे है तो हमें ऑब्वियसली जावा भी चाहिए होगा, तो जावा इसका एक प्री रिक्विजिट हो गया। तो जावा इंस्टॉल करने के लिए वी कैन फॉलो दिस लिंक पे जाएंगे, जावा इंस्टॉल कर लेंगे। जावा इंस्टॉल करना आई थिंक बहुत ईजी है, जैसे उसको डाउनलोड करो सॉफ्टवेयर को, नेक्स्ट फिनिश, तो जावा इंस्टॉल हो गया। उसके बाद JMeter डाउनलोड करने के लिए हम इस लिंक पे जाएंगे, JMeter डाउनलोड करेंगे। JMeter आपने डाउनलोड किया, उसके बाद जो है उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे और उसके अंदर जो है बेसिकली हमें एक बाइनरी मिलेगा JMeter.bat नाम का, उस पर डबल क्लिक करेंगे तो बेसिकली हमारा JMeter स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये काफ़ी इजी स्टेप्स हैं, लेट्स गो अहेड एंड डू इट। तो यहाँ पे पहले लिंक पे मैंने जावा खोल लिया, सेकंड लिंक पे JMeter खोल लिया। अब यहाँ पे आप देखोगे जब नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे आप जो देख सकते हो डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डिफरेंट पैकेजेस अवेलेबल हैं। तो मैं विंडोज़ यूज़ करने वाला हूँ तो मैं विंडोज़ पे जाऊँगा और यहाँ पे या तो मैं zip या .exe कोई भी डाउनलोड कर सकता हूँ या MSI भी कर सकता हूँ इनफैक्ट। तो MSI पे क्लिक करो और इसकी जो डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जानी चाहिए। आई थिंक मे भी साइन अप करने के लिए मांगेगा, भाई मुझे इतना क्लियरली याद नहीं है। ओके, तो कोई साइन अप नहीं मांगा, डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई। यहाँ पे आप देख सकते हैं डाउनलोडिंग इसकी चल रही है। तो इसको डाउनलोड होने देते हैं और हम लोग उतनी देर में JMeter पे चलते हैं। अब यहाँ पे JMeter में आप देखोगे बाइनरीज अवेलेबल है, तो हम सिंपली जो है जिप वाला बाइनरी है, इस पर क्लिक करेंगे और इसकी भी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जानी चाहिए। तो इसकी डाउनलोडिंग भी स्टार्ट हो गई है। बहुत छोटे छोटे सॉफ्टवेयर आप देख सकते हो। जावा तो ऑब्वियसली बहुत से लोगों को ऑलरेडी पता होगा, जावा आप लोगों ने स्कूल कॉलेज टाइम पे जावा जरूर सीखी होगी। JMeter इज अराउंड ओनली 90 MB कंप्रेस्ड, अनकम्प्रेस करके देखेंगे कितना है। और यहाँ पे दोस्तों मैं जो है कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करूंगा, ठीक है, जब तक ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो रहा है। और यहाँ पे देखने का तरीका कि जावा ऑलरेडी अवेलेबल है कि नहीं, बहुत इजी है। आप जो है सिंपली जावा टाइप कीजिए और -वर्जन लिखिए। यहाँ पे देखिए मुझे पता चल रहा है कि यार जावा ऑलरेडी मेरे सिस्टम पे इंस्टॉल्ड है, तो मुझे एक्चुअली जावा इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास जावा नहीं इंस्टॉल्ड है तो ही आपको जावा डाउनलोड इंस्टॉल करने की ज़रूरत है, अदरवाइज जो है जावा वाले स्टेप को आप इग्नोर कर दीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो जावा है वो बेसिकली MSI यहाँ पे आ गया। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो जो है इसका इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो आप इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो रहा है। अब इसको जो है मैं नेक्स्ट करके इसको कंप्लीट कर सकता हूँ। ऑब्वियसली अगर एक बार जावा इंस्टॉल्ड है तो आप जो है या तो अपग्रेडेड वर्जन का जावा है वो इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर आप इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ आपको दिखाने के लिए जो है अपग्रेडेड वर्जन है, तो एनीवेज मैं इसको जो कंटिन्यू कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आप देखोगे जावा जो है सक्सेसफुली इज इंस्टॉल्ड, हम इसको क्लोज कर सकते हैं। अब जावा इंस्टॉल हो गया है, तो सिंपली अगर मैं सर्च में जाऊँ, जावा सर्च करूँ तो यहाँ मुझे जो है पता चल जाएगा कहाँ पे जावा पड़ा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो कमांड में जावा दिख रहा है। इसको मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ, राइट क्लिक करके ओपन फाइल लोकेशन कर सकता हूँ, तो मुझे लोकेशन मिल जाएगी कहाँ पे जावा है। ऑब्वियसली आपको इंस्टॉलेशन टाइम पे भी ये दिख रहा था, लेकिन समहाउ मैंने स्किप कर दिया। बट एनीवेज इट इज़ गुड टू नो कि अगर आपको पता नहीं है कि कहाँ पे जावा है तो कैसे उसको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे यानी हमारा जावा पड़ा हुआ है। अब इसको मैं जो है पूरे पाथ को कॉपी कर रहा हूँ और हम जो है सिस्टम पे जाएंगे, एनवायरनमेंट वेरिएबल लिखेंगे। यहाँ पे आप देखोगे, आप एनवायरनमेंट लिखोगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा एडिट द सिस्टम एनवायरनमेंट वेरिएबल, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप देखो आपका टेम्प्रेरी वेरिएबल में आपको कहीं पाथ लिखा हुआ दिख रहा है क्या। अगर नहीं दिख रहा तो आप सिंपली न्यू पे जाओ, पाथ लिखो और जो भी आपने अभी कॉपी किया है लोकेशन उसको यहाँ पे पेस्ट कर दो और ओके कर दो, ठीक है। लेकिन अगर आपको पाथ ऑलरेडी दिख रहा है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ओके नहीं करने वाला हूँ, वरना ये जो पाथ अभी पड़ा हुआ है ओवरराइट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं कर रहा हूँ कैंसिल। पाथ यहाँ पे ऑलरेडी है इसलिए हम इसको पाथ को सेलेक्ट करेंगे, एडिट पे क्लिक करेंगे
और यहाँ पे जो मेरा नया पाथ है वो मैं इसको ऐड कर दूँगा और उसके बाद जो है ओके कर दूँगा। उसके बाद फिर से यहाँ भी ओके कर देंगे। अब बेसिकली हमने जो स्टेप किया उससे हुआ क्या है, उससे ये हुआ है कि अगर मैं कहीं भी जावा लिखता हूँ, यानी कि अब मैं कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करता हूँ और मैं लिखता हूँ जावा, ठीक है, तो ये मैंने जावा लिखा, बेसिकली मैं java.exe चला रहा हूँ। अब जो ये विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको कैसे पता चलेगा कि ये जो जावा है कहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है। तो जनरली क्या होता है, जो पाथ होता है, पाथ में हम बताते हैं कि कौन कौन से पाथ पे तुझे जाके सर्च करना है। तो पाथ में जितनी भी डायरेक्टरीज पड़ी हुई हैं वो सारी डायरेक्टरी में जाके ये सर्च करेगा जावा, और अगर इसको जावा मिल गया तो ये सक्सेसफुली चल जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं जावा लिख के एंटर मारता हूँ तो हमारा जो जावा प्रॉपरली चल रहा है। अगेन आपको जावा लिख के -वर्जन मारना है और आपको यहाँ पे देख सकते हैं पहले जो था मेरा वर्जन 1.8 समथिंग आ रहा था, अभी जो है अपग्रेड हो चुका है, जावा वर्जन 21 हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो दिस इज़ कम्प्लीटली फाइन, हमने यानी कि जावा सेटअप कर लिया। अब हम वापस से आते हैं अपने ब्राउज़र पे। यहाँ पे हमने जो है अपाचे JMeter भी डाउनलोड किया था, तो इसको ओपन करते हैं, शो इन फोल्डर, और यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करके जो है सिंपली इसको एक्सट्रैक्ट ऑल करेंगे। यहाँ पे अगेन आप ध्यान में रखिए कौन सी लोकेशन पे हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे मैं डाउनलोड फोल्डर में ही एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, विच इज़ फाइन। ये जो सॉफ्टवेयर है लर्निंग पर्पज़ के लिए आप कहीं भी रख सकते हैं, डाउनलोडिंग में रखिए, कहीं भी रखिए, लेकिन प्रोडक्शन में कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप इसको वहाँ पे मत रखिए जहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है। अगर आपका C ड्राइव में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है तो इसको में भी आप D ड्राइव में रखिए, E ड्राइव में रखिए। बाय द वे, ये जब तक डाउनलोड हो रहा है सॉफ्टवेयर, प्लीज़ गो अहेड, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट तो एटलीस्ट ज़रूर कीजिए। कमेंट में ये बता दीजिए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। हो सकता है पेस ऊपर नीचे हो, आपको लग रहा हो कि ये थोड़ा स्लो है या वीडियो थोड़ी फास्ट होनी चाहिए थी, मुझे फास्ट पेस पे बताना चाहिए था। तो वो सब जो फीडबैक है प्लीज़ आप दे दीजिए, क्योंकि ये फर्स्ट वीडियो है तो ऑब्वियसली फर्स्ट वीडियो में जितनी मिस्टेक्स है वो करेक्ट कर ली जाए और नेक्स्ट वीडियो जो है उसके हिसाब से ही मैं फिर इम्प्रूवमेंट के साथ बनाऊँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फोल्डर जो है हमारा एक्सट्रैक्ट हो चुका है। हम जाएंगे अपाचे JMeter 5.6.2 में, इसके बाद हम जाएंगे बिन में और यहाँ पे हमें सर्च करना है jmeter.bat, जैसा कि मैंने आपको बताया था। जस्ट सर्च कीजिए jmeter.bat। यहाँ पे आप देख सकते हैं विंडोज़ बैच फाइल आपको दिख रही है, इस पर सिंपल डबल क्लिक कीजिए और आप देखेंगे ग्राफिकल इंटरफेस जो है JMeter का वो धीरे धीरे पॉपअप होगा और ब्यूटीफुल JMeter जो है वो लोड हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ हमें वार्निंग आ रही है। फॉर नाउ वी कैन इग्नोर द वार्निंग। वैसे भी वार्निंग में जो घबराने की ज़रूरत नहीं होती है, आपको टेंशन तब लेनी है अगर आपका एरर आ रहा है या जो ये सॉफ्टवेयर है लॉन्च ही नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ आप और देखिए, यहाँ पे ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, डोंट यूज़ GUI मोड फॉर लोड टेस्टिंग, ओनली फॉर टेस्ट क्रिएशन एंड टेस्ट डिबगिंग। यानी कि GUI मोड है उसको हम जो जनरली सिर्फ लोड टेस्ट क्रिएशन वगैरह के लिए ही या डिबगिंग के लिए ही यूज़ करते हैं। अगर मैं ग्राफिकल मोड में ही चलाता रहूँगा पूरे के पूरे लोड टेस्टिंग तो मेरा JMeter ही हैंग हो जाएगा। और इनफैक्ट जब प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में आप देखोगे बहुत से जो बिगिनर्स हैं वो क्या करते हैं, GUI मोड में ही टेस्टिंग चला देते हैं, उसके बाद जो है JMeter पे ही क्लिक करते रहते हैं, वही ओपन नहीं होता है प्रॉपरली, बिकॉज काफ़ी सारा डेटा है, टेस्ट रिजल्ट है, वो सारा होता है, इट इज़ वेरी हार्ड टू सी दैट। उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इंक्रीजिंग जावा हीप टू मीट योर रिक्वायरमेंट एट्सेट्रा, ये सब चीज़ें जो है वापस जो है मे बी 3rd या 4th लेसन में लुक बैक करेंगे, ये सारी चीज़ें भी आपको डिटेल में बताऊंगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो अपाचे JMeter 5.6.2 है ये हमारा यहाँ पे लॉन्च हो चुका है, हमें दिख रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि वीडियो जो है काफ़ी लंबी हो चुकी है तो इसको फंडामेंटल का रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम JMeter की मैं आपको सारे इंटरफेस वगैरह की डिटेल बताऊंगा और उसके बाद जो है हम अपना टेस्ट के परफॉर्म करना स्टार्ट करेंगे। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले लेसन में। तो दोस्तों अब तक हमने जो है अपाचे JMeter सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लिया था। इस लेसन में हम लोग कुछ टेस्ट केसेस परफॉर्म करेंगे और उसके अलावा कुछ असर्शंस भी आपको सिखाऊंगा। तो सबसे पहले हमने जो है JMeter यहाँ पे रखा था, इसको दोबारा से लॉन्च कर लेते हैं। तो उसके लिए जो भी जहाँ भी आपने JMeter रखा हुआ है वहाँ पे जाइए, बिन डायरेक्टरी के अंदर जाइए और अपाचे JMeter जार इस पर डबल क्लिक कीजिए और 10-15 सेकेंड लगेंगे, 10-15 सेकेंड में ये लॉन्च हो जाएगा। तो यहाँ पे JMeter अपना लॉन्च हो चुका है। तो सबसे पहले आप इंटरफेस देखोगे तो ऊपर देखो फाइल, एडिट,
सर्च, रन ऑप्शंस, टूल्स, ये सारे ऑप्शन हैं। उसके बाद नीचे जो है एक टूल बार है, यहाँ पे शॉर्टकट्स हैं बेसिकली। अगर मुझे जो है अपना टेस्ट क्विकली स्टार्ट करना है तो मैं यहाँ से जाके स्टार्ट कर सकता हूँ। अगर मुझे एग्जिस्टिंग रिजल्ट क्लियर करना है तो मैं यहाँ पे जाके क्लियर कर सकता हूँ। अगर मुझे जो है टेस्टिंग बीच में स्टॉप करनी है तो मैं शट डाउन या स्टॉप अप्रोच यूज़ करके स्टॉप कर सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको 1 बाय 1 सिखाऊंगा। अब सबसे पहले यहाँ पे आप देखोगे टेस्ट प्लान ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल है। तो टेस्ट प्लान में यानी कि हम अपने टेस्ट केसेस रख सकते हैं। जितनी भी टेस्टिंग हम करेंगे डिफरेंट टाइप की, वो हम अपने एक टेस्ट प्लान में रखते हैं और टेस्ट प्लान को हम सेव कर सकते हैं ताकि हम उसको दोबारा रीयूज़ कर सकें। तो सबसे पहले यहाँ पे टेस्ट प्लान को जो है हम लोग इसका नाम चेंज करते हैं, कोई यूज़फुल मीनिंगफुल नेम देते हैं और इसको सेव करते हैं। तो मेरी वेबसाइट है इन्फोब्लूमर, तो मैंने इसको नाम दिया इन्फोब्लूमर लोड टेस्टिंग। और अगेन यहाँ पे कुछ कमेंट्स वगैरह हैं जो भी हैं वो आप रख सकते हैं। अब सबसे पहला जो काम होता है टेस्ट प्लान में, हमें जो है ऐड करना होता है थ्रेड। तो यहाँ पे हम जाएंगे, थ्रेड ग्रुप ऐड कर लेंगे। अब थ्रेड ग्रुप क्या होता है, तो थ्रेड ग्रुप को आप कुछ इस तरह से समझिए। बेसिकली थ्रेड ग्रुप में हम हाई लेवल पे सब चीज़ें बताएंगे कि कितने यूज़र टेस्ट करें और जो हमारा टेस्ट का इंटरवल है वो कितना होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं वेरियस ऑप्शंस जैसे कि थ्रेड प्रॉपर्टीज़। अब यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पूछ रहा है नंबर ऑफ़ थ्रेड्स यानी कि नंबर ऑफ़ यूज़र्स। बेसिकली जो हम लोड टेस्टिंग करते हैं तो उसका पर्पस ये होता है कि हम सिमुलेट कर रहे हैं कि जब डिफरेंट यूज़र जो है हमारी वेबसाइट को एक्सेस करेंगे तो उस टाइम क्या परफॉर्मेंस रहेगी। तो इसको आप इसलिए थ्रेड्स कह सकते हो या नंबर ऑफ़ यूज़र्स कह सकते हो, इसलिए ब्रैकेट में यूज़र्स भी हैं। तो लेट्स से अगर हम देखना चाह रहे हैं कि अगर 10 यूज़र जो है हमारी वेबसाइट पे विजिट करते हैं तो क्या रिज़ल्ट रहेगा, तो उस केस में मैं इसकी वैल्यू 10 कर दूंगा। अगर मैं जैसे 100 यूज़र्स के हिसाब से लोड टेस्टिंग करना चाहता हूं तो मैं इसकी वैल्यू जो है 100 कर दूंगा। तो यानी कि जो मेरी वेबसाइट है उस पर 100 रिक्वेस्ट परफॉर्म होंगे। अब यहाँ पे आप देखोगे सेकंड ऑप्शन है रैंप अप पीरियड। ये जो 100 यूज़र विजिट करेंगे मेरी वेबसाइट, ये कितने सेकंड में करें। क्या ये जो 100 की 100 रिक्वेस्ट मैं सेम सेकंड पे भेजना चाहता हूँ तो उस केस में मैं रैंप अप पीरियड 1 सेकंड रख दूंगा। लेकिन जैसे मैं ये जो टेस्टिंग करना चाहता हूँ कि 100 यूज़र मेरी वेबसाइट पे विजिट करेंगे और जैसे मैं चाहता हूँ कि 100 यूज़र जो विजिट करें वो इन 60 सेकंड्स में करें, तो उस केस में मैं इसको जो है 60 कर दूंगा। तो जेमीटर क्या करेगा, जेमीटर खुद से ही जो यूज़र्स क्रिएट करेगा वो धीरे धीरे करेगा, यानी कि 60 सेकंड्स में 100 तक पहुंचेगा। तो ये सारा जो काम है इंटरनली जेमीटर टेक केयर करेगा। उसके बाद आ जाते हैं लूप काउंट पे। लूप काउंट पे आप देखोगे तो ऑप्शन है कि क्या हम इसे इनफाइनाइट करना चाहते हैं। अगर मैं इसको इनफाइनाइट करूँगा तो ये मेरी जो टेस्टिंग है इन पैरामीटर्स के हिसाब से कंटिन्यूसली चलती रहेगी। तो अगेन डिपेंडिंग ऑन द सिनेरियो हो सकता है कि आप इसको इनफाइनाइट रखो या हो सकता है आप इसको 2 बार चलाओ या 4 बार चलाओ। अगेन आप इसको इनफाइनाइट कब रखोगे, जैसे आपको जो है 2 या 3 दिन तक कंटिन्यूस जो है टेस्टिंग करनी है, ताकि आपको ये पता चल जाए कि थ्रू आउट द डे जो है हमारा लोड कैसा रहता है। अगेन आपको डिफरेंट जो डेज हैं जैसे कि संडे, मंडे, ट्यूसडे में भी डिफरेंट डे पे डिफरेंट ट्रैफिक आता है, तो आप जो लोड जो है उस तरीके से ऑब्जर्व करना चाहते होगे तो उस केस में मे भी आप इसको इनफाइनाइट करके 7 डेज कंटिन्यूसली चलते रहने दे सकते हैं और देख सकते हैं कि आपकी जो लोड परफॉर्मेंस है वो क्या है। तो अगेन ये सारे सिनेरियोज अगेन डिफरेंट सिनेरियोज भी हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। तो अभी के लिए जैसे हम इसको 1 रखते हैं और यहाँ भी जो ऑप्शन है इनको समझने के लिए, क्योंकि इमीडिएटली हम 100 कर देंगे तो थोड़ा समझने में डिफिकल्टी होगी, इसको हम इनिशियली 1 रखते हैं, यानी कि हमारी जो वेबसाइट है उस पर सिर्फ एक बार जो रिक्वेस्ट यानी कि एक बार हमारी वेबसाइट को एक्सेस करके देखा जाएगा। और रैंप अप पीरियड भी इसको 1 रख देते हैं क्योंकि अभी 1 ही यूजर है तो कोई ज्यादा सेंस नहीं बनता रैंप अप का। अब ये तो हो गए मेन प्रॉपर्टीज। इसके अलावा ऊपर अगर जाएं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं थ्रेड ग्रुप को हम कोई नेम दे सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल इसको मैं नेम दे देता हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने इन्फोब्लूमर जो वेबसाइट है उसकी लैंडिंग पेज और कुछ एपीआईज हैं उस पे लोड टेस्टिंग करना है, तो मैं इसको नाम देता हूँ इन्फोब्लूमर लैंडिंग एंड एपीआई। ठीक है, तो ये नाम दे दिया। अगेन आप कोई भी मीनिंगफुल नेम जो है अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। उसके बाद कमेंट्स में अगेन इससे रिलेटेड जो है आप कुछ भी कमेंट्स या रिमार्क्स वगैरह इसमें डाल सकते हैं। इसका यूज़ आपको तब पड़ेगा जब आप जो है बहुत मल्टीपल थ्रेड्स होंगे, तो आपको ये समझने में आसानी रहेगी कि कौन सा थ्रेड किस पर्पस के लिए, इसलिए कमेंट्स जो है जरूर लिखिए हर थ्रेड ग्रुप में। अब आते हैं यहाँ पे, देखिए एक्शन टू बी टेकन आफ्टर अ सैम्पल एरर। अगर एरर आता है तो क्या करें, क्या हम चाहते हैं कि जो हमारी टेस्टिंग स्टॉप हो जाए, तो उस केस में है मैं स्टॉप टेस्ट सेलेक्ट कर लूँगा, या जो है मैं चाहता हूँ कि थ्रेडिंग हमारी स्टॉप हो जाए तो मैं स्टॉप थ्रेड कर लूँगा। या फिर जनरली हम क्या करते हैं कि जितने भी एरर आ रहे हैं आने दो, हम इसलिए उस सिनेरियो में कंटिन्यू पे रखते हैं, और जो एंड ऑफ द जब पूरा ये जो है टेस्टिंग कंप्लीट हो जाती है उसके बाद जो आउटपुट आता है उसमें हम देखते हैं कितने % हमारा सक्सेस रहा, कितने % फेलियर रहा, वो सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो इस सिनेरियो में हम भी इसको कंटिन्यू रखेंगे। अगेन जो डिफरेंट ऑप्शंस है इनके साथ भी लेटर ऑन हम अगले लेसन्स वगैरह में टेस्ट करेंगे।
अभी के लिए इसको कंटिन्यू रखते हैं। अब यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो जो थ्रेड है, स्पेसिफाई थ्रेड लाइफ टाइम। अब यहाँ पे जो है हर थ्रेड है वो कितना उसका लाइफ टाइम रहेगा वो हम डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसे एक थ्रेड क्रिएट हुआ, यानी कि यूज़र ने हमारी वेबसाइट पे विजिट किया। अब उसका जो है विजिट की ड्यूरेशन अगर मुझे 20 सेकंड्स रखनी है तो मैं वो ड्यूरेशन रख दूंगा, या उसको कम ज़्यादा कर सकता हूँ। अगेन डिपेंडिंग ऑन आप किस टाइप का लोड टेस्ट परफॉर्म करना चाहते हैं, उसके बेसिस पे आप जो है ये पैरामीटर्स फिल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ऐसे आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट है और आपको पता है कि जनरली मेरी वेबसाइट पे जो यूज़र है वो मिनिमम 1 से 2 मिनट तक रहता है, तो उस केसेस में आप यहाँ पे जो है अराउंड 2 मिनट का हो गया 120 सेकंड, उस हिसाब से आप जो है ड्यूरेशन रख के लोड टेस्ट कर सकते हैं। अभी के लिए हमें इस पैरामीटर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन होपफुली आपको यहाँ पे क्विक ओवरव्यू मिल गया है। अब यहाँ पे थ्रेड ग्रुप जो है, अभी यहाँ पे देख सकते हैं जो हमने नेम दिया था वो यहाँ रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि हम इसको क्विकली सेव कर लेते हैं फिर रिफ्लेक्ट करेगा। यहाँ पे जैसे ही आपने देखा मैंने सेव पे क्लिक किया, हमारा पीछे चेंजेस भी हो गए हैं। अब इसको जो है हम पूरे का पूरा जो अपना टेस्ट प्लान है बेसिकली इसको हम सेव कर लेंगे। तो उसके लिए मैं टेस्ट प्लान को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे आप देखोगे बाय डिफ़ॉल्ट ये मुझे JMeter जहाँ पे पड़ा हुआ इसकी बिन डायरेक्टरी में लेकर जा रहा है। तो मैं इसका पाथ चेंज कर देता हूँ और मैं जाता हूँ यहाँ पे जो हमारा मेन फोल्डर है अपाचे JMeter का, वहाँ पे मैं एक नया फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ और उसको हम नाम देते हैं लैंडिंग एंड API। और उसके बाद इसके अंदर मैं जाऊंगा और यहाँ पे इन्फोब्लूमर लोड टेस्टिंग डॉट JMX। अब यहाँ पे जो एक्सटेंशन है JMeter की बाय डिफ़ॉल्ट JMX रहती है, इसको हम करेंगे सेव। अब हमारा जो है यानी कि हमने अपना टेस्ट प्लान सेव कर लिया है, लेटर हम इसको ईजिली रीयूज़ कर पाएंगे। अब थ्रेड के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है सैम्पलर्स ऐड करने का, यानी कि हम ऐड में जाएंगे और आप देखोगे सैम्पलर में बेसिकली वो सारे ऑप्शन हैं कि किस टाइप के हम जो है टेस्टिंग परफॉर्म करना चाहते हैं। अब यहाँ पे सबसे इजी एग्जांपल लेते हैं बिकॉज ये सेकंड लेसन ही है और बिल्कुल बिगिनर लेवल पे है। तो हम सबसे पहले लेंगे HTTP रिक्वेस्ट। HTTP रिक्वेस्ट सबसे ज़्यादा यूज़ होता है और जनरली इसको यूज़ करते हैं API टेस्टिंग के लिए या वेबसाइट टेस्टिंग के लिए। तो यहाँ पे HTTP रिक्वेस्ट है। अब यहाँ पे जो है अगेन इसके इंटरफेस को समझते हैं। यहाँ पे सबसे पहले नेम है, तो मैं जो है इसका नेम चेंज कर देता हूँ, इसको लिखता हूँ इन्फोब्लूमर लैंडिंग पेज टेस्ट। अगेन यहाँ पे कमेंट में आप जो है अप्रोप्रिएट कमेंट प्रोवाइड करेंगे। यहाँ जस्ट सिर्फ टाइम सेव करने के लिए मैं कमेंट फिल नहीं कर रहा। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हमें आप देखोगे ऑप्शन है बेसिक एंड एडवांस। एडवांस में अगेन थोड़ी एडवांस प्रॉपर्टीज़ हैं जिसको अभी हम बाद में देखेंगे। अभी बेसिक्स जो है वो क्लियर करते हैं पहले। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि वेब सर्वर जो है उसका प्रोटोकॉल क्या है। तो हमें पता है हमारी जो वेबसाइट है वो ओपन होती है HTTPS पे, तो हम लिखेंगे HTTPS। अगेन अगर आप HTTP प्रोटोकॉल यूज़ करें तो उस केस में या तो आप यहाँ HTTP लिख दीजिए और अदरवाइज आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, बिकॉज आप यहाँ पे देखोगे प्रोटोकॉल में ब्रैकेट में HTTP लिखा हुआ है, यानी कि जो डिफॉल्ट वैल्यू है इसकी वो HTTP है। मगर सिंस मुझे HTTPS यूज़ करना था इसके लिए मैंने यहाँ पे HTTPS लिखा। उसके बाद यहाँ पे हम बताएंगे अपनी साइट का नेम। तो यहाँ पे मैं डालूंगा infobloomer.com। अगेन अगर आप टेस्टिंग कर रहे हैं और आपके पास डोमेन नेम नहीं है, सिर्फ IP एड्रेस है, तो उस केस में आप यहाँ पे IP एड्रेस भी डाल सकते हैं। उसके बाद पोर्ट नंबर अगेन जो अगर आप HTTP यूज़ कर रहे होंगे तो 80 होगा, अदरवाइज 443 होगा। तो मेरे सिनेरियो में ये 443 है, तो मैंने 443 यहाँ पे डाला। अब चलते हैं यहाँ पे रिक्वेस्ट पे, क्योंकि मैंने आपको बताया जो HTTP रिक्वेस्ट है इसका यूज़ हम API टेस्टिंग में भी करते हैं। तो API टेस्टिंग जब हम करते हैं तो डिफरेंट टाइप के रिक्वेस्ट होते हैं, जैसे कि आप पोस्ट रिक्वेस्ट, हेड, पुट ऑप्शंस या जो भी अदर रिक्वेस्ट हैं वो सेलेक्ट कर सकते हो। जैसा कि मैंने अपने पोस्टमैन ट्यूटोरियल में भी ये काफ़ी सारे ऑप्शंस बताए थे डिटेल में, तो ये काफ़ी सिमिलर है अभी के लिए। क्योंकि हमें सिर्फ अपनी वेबसाइट पे विजिट देखना है तो उस केस में हम यहाँ पे गेट डालेंगे और यहाँ पे आप बताओगे पाथ। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप देखोगे तो मैं अपनी वेबसाइट पे अगर जाता हूँ infobloomer.com, यहाँ पे मेरा सिर्फ होम पेज है, ठीक है। मगर जैसे कि मुझे कोई डिफरेंट पेज पे जाना होता, फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं एनसिबल कोर्स पे जाता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो हमने जब एनसिबल पे क्लिक किया तो हमारा जो ऊपर देख सकते हो पाथ है वो डिफरेंट है, यानी कि कोर्स 2 है। तो अगेन डिपेंडिंग ऑन मैं किस पेज की टेस्टिंग कर रहा हूँ उसके हिसाब से मैं वहाँ पे URL डालूंगा। अगर मैं सिर्फ इन्फोब्लूमर डालता हूँ तो वो ऑब्वियसली मेरे जो है होम पेज है उसकी टेस्टिंग होगी, यानी कि इस वाले पेज की टेस्टिंग होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस वाले पेज पे मैंने JMeter की इन्फॉर्मेशन दी हुई है। बाय द वे मैं जितने भी मेरे YouTube कोर्सेज हैं उसको यहाँ पे अपनी वेबसाइट पे डाल रहा हूँ ताकि जो है ऑर्गेनाइज वे में आप जो है इन्फॉर्मेशन को ग्रैब कर सको। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप एक्सप्लोर करिकुलम में जाके जितने भी मेरे टॉपिक्स होंगे मैं सबको यहाँ पे टॉपिक वाइज डाल दूँगा
तो आप इजीली जो है किसी भी टॉपिक पे जंप करके उसको देख सकते हो। उसके अलावा जो भी मेरे लेसन है उससे रिलेटेड डिटेल में ओवरव्यू सेक्शंस में या कोई डाउनलोडेबल आउटकम होगी तो उसको मैं रिसोर्सेज में डाल दूंगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन आंसर होंगे तो आप यहाँ पे अपने सारे क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं। जैसे ही मुझे टाइम लगेगा मैं उन क्वेश्चन को डिटेल में आंसर करूंगा। उसके अलावा जैसे कि आपने हो सकता है वीडियो में कुछ सीखा है और उसको आप नोट करना चाहते हो तो आप माई नोट्स में जाके उसको उन नोट्स को सेव करके रख सकते हो और वो नोट प्राइवेट होंगे, वो सिर्फ आपको ही दिखेंगे, इसलिए आपको यहाँ पे लॉगिन करके वो नोट बनाने पड़ेंगे। तो होपफुली ये वेबसाइट भी आपको आपकी लर्निंग जर्नी में काफ़ी हेल्पफुल होगी। उसके अलावा जो वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चनएयर है वो मैं यहाँ पे क्वेश्चनएयर में डालने वाला हूँ। यहाँ पे अभी ये वेबसाइट स्टिल इन प्रोग्रेस है, मगर जल्दी ही 2-4 दिन में ये फुली वर्किंग हो जाएगी। तो आप जो है लर्निंग के साथ साथ अपनी नॉलेज टेस्ट वगैरह भी कर पाओगे, अपने नोट्स वगैरह भी सेव कर पाओगे। खैर अब चलते हैं हम वापस से JMeter पे। तो यहाँ पे आपने देखा यानी कि मैं इन्फोब्लूमर सिर्फ होम पेज का टेस्ट करना चाहता हूँ तो मैं पाथ में सिर्फ स्लैश डाल सकता हूँ यानी कि होम पेज। अगर मुझे कोर्स 1 या कोर्स 2 किसी और पे जाना होता तो मैं उस हिसाब से यहाँ पे डालता। अगेन मैं आपको ये करके दिखाऊंगा, अभी के लिए सिर्फ होम पेज का टेस्ट करते हैं। तो अभी जितनी हमने इन्फॉर्मेशन डाली है इसके हिसाब से हम टेस्ट करने के लिए रेडी है। अगर मैं यहाँ पे ऊपर जाऊँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टार्ट ऑप्शन है, तो मैं इस पे स्टार्ट पे क्लिक करूं तो बेसिकली आप देखोगे यहाँ पे हमारी टेस्टिंग परफॉर्म हुई है। राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हो यहाँ आइकॉन बना हुआ है और इसने 1 सेकंड लिया है। अब क्या हुआ, हमारी टेस्टिंग तो परफॉर्म हो गई लेकिन हमें रिजल्ट कहीं नहीं दिखा। अब उसका रीज़न ये है क्योंकि हमने जो रिजल्ट दिखाने से रिलेटेड जो कंपोनेंट होते हैं वो ऐड नहीं किया अभी तक अपने थ्रेड ग्रुप में। तो यानी कि जो हमारा थ्रेड ग्रुप है हम वहाँ पे जाएंगे, फिर से राइट क्लिक करेंगे, ऐड में जाएंगे और हम लिसनर ऐड करेंगे। लिसनर जो है आपको बेसिकली जो रिपोर्ट रिलेटेड कैपेबिलिटी है वो लिसनर में अवेलेबल है। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे व्यू रिजल्ट इन अ टेबल और उसके बाद जो है एक और लिसनर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको भी ऐड कर लेते हैं। तो मैं फिर से जाता हूँ ऐड पे, लिसनर पे और व्यू रिजल्ट ट्री भी ऐड कर लेता हूँ। अगेन जो डिफरेंट लिसनर है उनका डिफरेंट पर्पस है, आपको अभी कुछ ही देर में वो क्लियर हो जाएगा। अब मैं सेम चीज़ को दोबारा अगर चलाता हूँ तो आप यहाँ पे राइट हैंड साइड देख सकते हैं, यहाँ पे टाइमिंग बताता है कि यानी कि ये जो रिक्वेस्ट है इसको परफॉर्म होने में कितना टाइम लगा। यहाँ आप देख सकते हैं इसको ऑलमोस्ट 1 सेकंड लगा और यहाँ पे जो है आप थ्रेड काउंट देख सकते हो यानी कि 1 थ्रेड था वो क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे मैं व्यू रिजल्ट इन अ टेबल पे जाऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने क्या किया था, बेसिकली हमने एक रिक्वेस्ट परफॉर्म किया और जो कि उसको टाइम कितना लगा, अराउंड 1.1 अराउंड 1153 मिली सेकेंड यानी कि अराउंड 1.1 सेकेंड लगा उसको। और जो टोटल बाइट्स कितना हमने रिसीव किया, कितना सेंड हुआ, उसकी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे देख सकते हो। और उसके बाद लेटेंसी जो है यहाँ पे आप देख सकते हो, लेटेंसी यानी कि टाइम टू फर्स्ट बाइट। जब JMeter ने रिक्वेस्ट किया तो हमारी वेबसाइट का पहला बाइट जो है जो रिस्पॉन्स में आया वो टाइम था 965 यानी कि विद इन 1 मिली सेकेंड हमारी वेबसाइट ने रिस्पॉन्ड कर दिया था। और कनेक्शन बनने में कितना टाइम लगा, 79 मिली सेकेंड। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है। अब हम चलते हैं व्यू रिजल्ट ट्री पे। व्यू रिजल्ट ट्री पे आप देख सकते हो यहाँ पे ग्रीन में दिखा रहा है क्योंकि हमारी जो रिक्वेस्ट थी वो सक्सेसफुल थी। अब यहाँ पे आप देखोगे सैम्पलर रिजल्ट, तो यहाँ पे कुछ बेसिक जो इन्फॉर्मेशन हमें रिजल्ट इन यहाँ पे आप देख सकते हो, बेसिकली कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है जो काफ़ी सिमिलर है जो कि हमें व्यू रिजल्ट इन टेबल में दिखी थी। अब यहाँ पे अगर हम रिक्वेस्ट में जाए तो हम देख सकते हैं कि कौन सा एक्शन परफॉर्म हुआ था, हमने क्या किया था। यहाँ पे फिर से अगर हम जाए इन्फोब्लूमर लैंडिंग पेज टेस्ट में, हमने गेट रिक्वेस्ट परफॉर्म किया था infoblumer.com पे। तो यहाँ पे मैं अगर जाऊँ, आप देख सकते हो गेट रिक्वेस्ट परफॉर्म हुआ है, infoblumer.com पे हुआ है। अब मुझे देखना है कि हमारी वेबसाइट ने क्या रिस्पॉन्ड किया था, तो उस केस में मैं जाऊंगा रिस्पॉन्स डेटा पे। यहाँ पे आप देख सकते हो रिस्पॉन्स डेटा पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारी वेबसाइट ने रिस्पॉन्स दिया था। तो हमारी वेबसाइट ने जो रिस्पॉन्स दिया था वो मुझे पता है कि जो ये स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये हो गया बिल्कुल एक सिंपल रिक्वेस्ट जो हमने परफॉर्म किया। अब ये तो सिनेरियो हो गया वेबसाइट टेस्ट करने का। अभी हमने स्ट्रेट फॉरवर्ड एक टेस्ट किया, हमने कोई पैरामीटर डिफाइन नहीं किया। जनरली आप टेस्टिंग करते हो तो कोई पैरामीटर डिफाइन करते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखोगे व्यू रिजल्ट ट्री में हमें बता रहा है कि ये सक्सेसफुल है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप इसको सक्सेस मानो। हो सकता है कि जो लोड टाइम है 1153 मिली सेकेंड यानी कि ये 1 सेकेंड से ज़्यादा का टाइम ले रहा है, तो हो सकता है उस सिनेरियो में आप जो है इसको फेलियर मानना चाहते हो। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें भी अभी हम इसमें कन्फिगर करेंगे ताकि हम अप्रोप्रिएटली हम देख सके कि वेदर हमारी जो रिक्वेस्ट है वो एक सर्टन टाइमलाइन में या जो हमने क्राइटेरिया कन्फिगर किया था उसके हिसाब से प्रोसेस हुई है कि नहीं। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, अभी हमने जो वेबसाइट की टेस्टिंग की, अब हम जैसे एक API जो हमारी है उसकी भी टेस्टिंग कर लेते हैं। तो अगेन जो मेरी वेबसाइट है उस पर कुछ APIs भी हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस बात पे अगर मैं रिक्वेस्ट परफॉर्म करता हूँ तो ये मुझे जो है रिटर्न में JSON में डेटा देता है। तो इसकी जो वर्किंग है वो
बिल्कुल जैसे एपीआई की वर्किंग होती है उसी तरह की वर्किंग है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी करूँगा और हम चलते हैं JMeter पे। अब यहाँ पे फिर से मैं थ्रेड ग्रुप में जाऊँगा और ऐड करूँगा एक सैम्पलर, और वो सैम्पलर होगा हमारा फिर से HTTP रिक्वेस्ट, क्योंकि हम एपीआई की टेस्टिंग कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं लिखूंगा InfoBloomer API टेस्ट। अब यहाँ पे फिर से चीज़ें काफ़ी सिमिलर हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रोटोकॉल में हम डाल देंगे HTTPS, सर्वर नेम में हम जो मैंने पूरा URL कॉपी किया था वो मैंने अभी यहाँ पे पेस्ट किया है, लेकिन हमें ऐसे नहीं रखना है इसको। अगर हम ऐसे चलाएंगे तो एरर आएगी। सबसे पहले हमें जो प्रोटोकॉल है वो यहाँ से रिमूव करना है, बिकॉज हमने प्रोटोकॉल की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है। तो हम जो प्रोटोकॉल है उनको हटाएंगे तो हमारी वेबसाइट जो है बेसिकली हमारे डोमेन नेम यानी कि जो भी हमारा डोमेन नेम है जैसे infobloomer.com है तो वहां से स्टार्ट होगा। अब इसके बाद की जो इन्फॉर्मेशन है उसको मैं यहाँ पे नहीं रख सकता। यहाँ पे मुझे सिर्फ डोमेन नेम देना है या IP एड्रेस देना है। तो यहाँ आगे की जितनी भी इन्फॉर्मेशन है मैं इसको कट कर लेता हूँ और वो इन्फॉर्मेशन हमारी आ जाएगी पाथ में। ठीक है, अब पोर्ट नंबर जो है हम यहाँ पे बता भी सकते हैं 443। अदरवाइज JMeter इतना इंटेलिजेंट है कि अगर आप HTTPS लिखते हैं तो उसे पता है कि डिफॉल्ट पोर्ट क्या होता है, तो हम इसको छोड़ भी सकते हैं। अब यहाँ पे HTTP रिक्वेस्ट में हमें गेट रिक्वेस्ट परफॉर्म करना है तो इसको गेट रहने देंगे, मगर अगर ये पोस्ट रिक्वेस्ट होता तो मैं यहाँ पे जाके चेंजेस कर लेता। अभी के लिए इसको गेट रहने देते हैं। ठीक है, एडवांस में अगेन मैं एडवांस चीजें कॉन्फ़िगर कर सकता था, अभी के लिए हमें उसकी जरूरत नहीं है। तो ये हो गया अपनी API से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। अगेन मैं इसको क्विकली सेव कर लेता हूँ। तो जो भी आप काम करें उसको सेव करते रहिए ताकि आप कोई इन्फॉर्मेशन लॉस ना हो। अब यानी कि हमने क्या किया, हमने जो है 2 टेस्टिंग परफॉर्म की। एक जो हमारी लैंडिंग पेज से रिलेटेड हो गई, एक हमारी हो गई API टेस्ट से। तो मैं इसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करके जो टेस्ट है इनको ले जाता हूँ ऊपर, और नीचे जो है रिजल्ट सेक्शन है उसको हम नीचे रखते हैं, जैसे कि टेबल हो गया एंड रिजल्ट ट्री हो गया। अब यहाँ पे आप देखोगे पहले से ही कुछ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, तो मैं सबसे पहले इनको जाके क्लियर कर देता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं ये देख सकते हो आप कुछ झाड़ू टाइप का बना हुआ है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो जो भी इन्फॉर्मेशन है सारी, जो प्रीवियस रिजल्ट था वो सारा रिमूव हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको फिर से चलाएंगे। आप यहाँ पे अगेन देख सकते हो इसमें फिर से अराउंड 1 सेकेंड 2 सेकेंड लगे हैं। अब हम चलते हैं व्यू रिजल्ट इन अ टेबल। अब आप देखोगे व्यू रिजल्ट इन अ टेबल 2 रिक्वेस्ट परफॉर्म हुई है। जो पहली रिक्वेस्ट थी वो ऑब्वियसली हमारी रिलेटेड थी हमारे लैंडिंग पेज टेस्टिंग से, और जो सेकंड थी वो रिलेटेड है हमारे API टेस्टिंग से। तो 2 रिक्वेस्ट परफॉर्म हुई। पहले ने जो है अगेन 1123 सेकंड में रिस्पॉन्ड किया, सेकंड वाले ने अराउंड 286 मिली सेकेंड में रिस्पॉन्ड किया, और यहाँ पे अगेन उनकी आप इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। अब हम यहाँ पे चलते हैं व्यू रिजल्ट ट्री। यहाँ पे आप देख सकते हो पहला जो अपना InfoBloomer लैंडिंग पेज है, हमारे दोनों ही टेस्ट सक्सेसफुल रहे हैं, और पहले केसेस में जो है हमारा रिस्पॉन्ड डेटा ये आया है। सेकेंड वाले केस में आप देख सकते हो जो रिस्पॉन्स डेटा है वो ये वाला डेटा है, जो कि बिल्कुल सिमिलर है जो कि मैंने आपको अपनी वेबसाइट पे भी दिखाया था। यानी कि बेसिक जो हमने लैंडिंग पेज टेस्ट करना है या कोई भी वेब URL टेस्ट करना है या कोई भी API टेस्ट करना है, वहां तक हमने अभी सीख लिया है। अब हम चलते हैं कुछ सिनेरियो पे। जैसे कि मैंने आपको बताया, हो सकता है अगर InfoBloomer लैंडिंग पेज है ये अगर 1 सेकंड से ज्यादा ले रहा है तो उस केस में मैं इसको सक्सेस नहीं, मैं मे बी इसको फेलियर मानना चाहूंगा। ठीक है, तो उस टाइप के जो असर्शन कहाँ पे लगाने हैं, तो यानी कि हम जब भी हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं कुछ हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट होता है, और उस एक्सपेक्टेड रिजल्ट को जो हम बेसिकली असर्शन कहते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा InfoBloomer लैंडिंग पेज पे, राइट क्लिक करूंगा, ऐड करूंगा, और ऐड में जाऊंगा असर्शंस पे। असर्शंस में जाके रिस्पॉन्स असर्शन करूंगा। अगेन डिफरेंट टाइप के असर्शंस हैं, मे बी हम 1-2 यूज करेंगे। अभी के लिए हम सबसे पहले चलते हैं रिस्पॉन्स असर्शन में, बिकॉज हमें जो रिस्पॉन्स हमारा आया है जब हमने लैंडिंग पेज को टेस्ट किया या API को टेस्ट किया, उससे रिलेटेड मुझे टेस्ट परफॉर्म करने हैं। तो मैं जाता हूँ रिस्पॉन्स असर्शन पे। यहाँ पे अगेन नीड बेसिस पे आप इसको जो है असर्शन को चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ऐसे मुझे अगर लैंडिंग पेज का असर्शन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डालनी है तो मैं इसको लैंडिंग पेज असर्शन लिखकर इसको चेंजेस यहाँ पे कर दूंगा। अभी के लिए इसको रिस्पॉन्स असर्शन ही रखते हैं, बिकॉज ये कॉमन होने वाला है हमारी वेबसाइट के लिए भी और जो है API के लिए भी। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे हम जो है असर्शन इन दोनों के लिए अलग अलग भी परफॉर्म कर सकते हैं, पर पहले एक बार असर्शन को समझते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो असर्शन में ये सारी ऑप्शन है कि अप्लाई टू, कहाँ पे ये अप्लाई हो, और जो हमने रिस्पॉन्स के में से किस चीज की टेस्टिंग हम परफॉर्म करना चाहते हैं। तो एक बार अगर मैं व्यू रिजल्ट इन अ टेबल पे जाऊं, या सॉरी व्यू रिजल्ट ट्री पे चलते हैं, और यहाँ पे आप देखोगे जो हमारा InfoBloomer लैंडिंग पेज था वहाँ पे सैम्पल रिजल्ट में अगर आप देखो, जब हमारा ये सक्सेसफुल होता है तो हमें रिस्पॉन्स कोड क्या मिलता है, 200 मिलता है। ऑब्वियसली आप लोग टेस्टिंग फील्ड में हो तो ये बेसिक चीज़ आपको पता ही होगा। जैसे हमारा कोई भी HTTP रिक्वेस्ट सक्सेसफुल होता है तो रिस्पॉन्स कोड हमेशा 200 होता है।
सिमिलरली API के केस में भी सेम होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो API टेस्ट में भी हमारा रिस्पॉन्स 200 आया। तो क्यों ना हम इसको ही टेस्ट करें कि मेरा जो रिस्पॉन्स है वो 200 आया है कि नहीं आया। अगर 200 आता है तो इसका मतलब सक्सेसफुल मैं उसको मानूंगा, अदरवाइज उसको फेलियर मानूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रिस्पॉन्स असर्शन में मैं जाऊंगा रिस्पॉन्स कोड पे और मैं बताऊंगा कि मैं क्या चेक करना चाहता हूँ। मेरा रिस्पॉन्स कोड इक्वल है किसी चीज के, किसी रेंज में है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा जो मेरा पैटर्न मैचिंग रूल होगा, वो कंटेन्स होगा, मैचेस होगा, इक्वल्स होगा या क्या होगा। तो अभी के लिए रिस्पॉन्स कोड के सिनेरियो में हम रखेंगे इसको इक्वल्स और फिर यहाँ पे हम पैटर्न बताएंगे। तो उसके लिए मैं क्लिक करूंगा ऐड पे और यहाँ पे हम डालेंगे 200। तो मैं यानी कि बोल रहा हूँ कि अगर मेरा ये जो यहाँ जो भी मैं टेस्ट परफॉर्म कर रहा हूँ वहाँ से अगर रिस्पॉन्स कोड आ रहा है 200 तो उसको सक्सेसफुल माने, अदरवाइज उसको फेल माने। हमारा जो पुराना रिजल्ट है उसको क्लियर कर देते हैं पहले ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो और इसको फिर से चलाते हैं। अगेन इसको कुछ अराउंड 2, 3, 4 इस बार आप देख सकते हो कुछ ज़्यादा ही टाइम लग रहा है। ठीक है, तो अगेन हो सकता है कई बार जो हमारा रिस्पॉन्स है क्विकली आ जाए, कई बार नहीं आए, तो वो सारी चीज़ें हो सकती है अगेन डिपेंडिंग ऑन नेटवर्क एंड ऑल। तो अभी आप देख सकते हो हमारा कुछ अराउंड टेस्ट परफॉर्म होने में 12 सेकंड लगा और यहाँ पे व्यू रिजल्ट इन टेबल में जाऊँ तो 2 रिक्वेस्ट परफॉर्म हुई है जो कि एक्सपेक्टेड था। व्यू रिजल्ट ट्री में भी आप देख सकते हो 2 रिक्वेस्ट परफॉर्म हुई है जो कि एक्सपेक्टेड था और यहाँ पे दोनों का जो है रिस्पॉन्स को 200 आया है। अब हम देखें तो हमने असर्शन तो ऐड किया लेकिन हमें असर्शन का रिजल्ट कहीं नहीं दिखा। तो अभी हम रिजल्ट देखेंगे लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो इसने हमें बताया कि ये सक्सेसफुल थे। ये क्यों बताया, इसने रिस्पॉन्स असर्शन के बेसिस पे बताया। जैसे मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, मैं बोलता हूँ कि यार मेरा जो एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स कोड है वो है 201, ठीक है, लेकिन हमारी क्योंकि वेबसाइट से रिस्पॉन्स आ रहा है वो आ रहा है 200, तो उस केस में क्या होगा, ये रिक्वेस्ट यहाँ पे आप देख सकते हो जो सक्सेस दिखा रहा है यहाँ पे आपको फेलियर दिखाएगा। तो इसको यहीं पे पड़ा रहने देते हैं और एक और टेस्ट परफॉर्म करते हैं रादर देन इसको क्लियर करने के, ताकि हम देख सकें इन्फॉर्मेशन को। तो मैंने फिर से टेस्टिंग परफॉर्म की, आप देख सकते हो टेस्टिंग परफॉर्म हो गई है और यहाँ पे जो हमारा रिजल्ट आया है वो फेलियर बता रहा है इस बार। अब यहाँ पे आप देखो इन्फोब्लूमर जो फेल बता रहा है उस पर भी अगर मैं रिस्पॉन्स डेटा में जाऊँ तो हमारा रिस्पॉन्स तो बिल्कुल सेम आया है जो कि सक्सेस के केस में आ रहा था, यानी कि हमारी वेबसाइट ने रिस्पॉन्ड तो किया है, लेकिन क्योंकि जो मैंने कंडीशन बताई थी उस कंडीशन के अकॉर्डिंग रिप्लाई नहीं किया तो इसलिए मैं इसको फेल गिन रहा हूँ। क्योंकि मैंने क्या बोला था, रिस्पॉन्स जो रिजल्ट होगा उसमें रिस्पॉन्स कोड बेसिकली 201 आएगा, लेकिन यहाँ पे आ रहा है 200। ठीक है, तो ये हो गया अपना स्टेटस कोड वाला जो रिस्पॉन्स। अब मुझे लेसे असर्शन जो है ये वाला कोई ज़्यादा मीनिंगफुल नहीं था, मुझे ज़्यादा मीनिंगफुल चाहिए, यानी कि मुझे देखना है कि मेरा वेबसाइट जो है वो कम्प्लीटली लोड हुआ है कि नहीं। तो अगर मैं अपनी वेबसाइट पे जाऊँ, यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी वेबसाइट पे ओवरव्यू में, यानी कि हमारी वेबसाइट का जो HTML है, अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँ और व्यू पेज सोर्स करूँ तो यहाँ पे हमारी जो वेबसाइट है ऑब्वियसली उसका कोई ना कोई HTML आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो उसका HTML है और क्योंकि हमारी वेबसाइट में कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं जैसे कि JMeter, तो अगर मैं JMeter को उठा के यहाँ पे फाइंड करूँ तो मुझे ऑब्वियसली JMeter भी मिल रहा है। यानी कि मैं अपनी वेबसाइट को कम्प्लीटली सही चल रही है तब मानूंगा जब मेरी वेबसाइट पे JMeter वर्ड फाइंड हो रहा है, यानी कि जो HTML में मुझे JMeter वर्ड मिल रहा है। ठीक है, तो मैं इस टाइप के असर्शन भी लगा सकता हूँ, इस टाइप के रूल भी लगा सकता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लेसे इसी रिजल्ट को हम यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे आप देखो एक प्रॉब्लम है, लेसे मैं यहाँ पे रिस्पॉन्स असर्शन में जाता हूँ तो मैं सबसे पहले तो टेस्ट लगाना चाहता हूँ कि जो मेरा HTML आएगा उसमें JMeter लिखा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें यहाँ रिस्पॉन्स कोड यूज़ नहीं करना है, हमें यूज़ करना है टेक्स्ट रिस्पॉन्स। अब जो पैटर्न टू टेस्ट है वहाँ पे मैं डालूंगा JMeter। अब क्या हमारी वेबसाइट है वो सिर्फ JMeter वर्ड रिटर्न कर रही है? नहीं ना, वो काफ़ी सारा अदर HTML इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर रही है। तो इसलिए मैं यहाँ पे अब इक्वल्स नहीं लिख सकता, मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा कंटेन्स, यानी कि जो मेरा रिस्पॉन्स आएगा उसमें JMeter वर्ड होना चाहिए। JMeter वर्ड है रिस्पॉन्स में तो मैं मानूंगा मेरी वेबसाइट जो है वो प्रॉपरली चल रही है। अब यहाँ पे आप देखोगे क्योंकि ये कॉमन असर्शन है, यानी कि ये जो असर्शन मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ ये लैंडिंग पेज के लिए भी चलेगा और API के लिए भी चलेगा। लेकिन API जो हम टेस्ट कर रहे हैं उसमें हमें ये वाला असर्शन परफॉर्म नहीं करना है, बिकॉज हमें पता है जब हम इसको चलाते हैं तो ये ऑब्वियसली JMeter रिटर्न नहीं करता है। ठीक है, हो सकता है इस सिनेरियो में कर भी रहा हो लेकिन आपके सिनेरियो में नहीं कर रहा हूँ। तो यानी कि हमें जो रिस्पॉन्स असर्शन लगाने हैं वो हमें जो भी हमारे दोनों HTTP रिक्वेस्ट हैं उनके लिए अलग अलग लगाने हैं। तो उस केस में मैं क्या करूंगा, जो मेरा HTTP रिक्वेस्ट था उस पर मैं राइट क्लिक करूंगा, ऐड पे जाऊंगा और उसके अंदर जो है असर्शंस लगाऊंगा, यानी कि रिस्पॉन्स असर्शन यहाँ पे हमने एक ऐड कर लिया
और उसके अलावा जो है हमारी API टेस्ट है उसमें भी हम एक असर्शन ऐड कर लेते हैं, रिस्पॉन्स असर्शन। और यहाँ पे ये वाला जो रिस्पॉन्स असर्शन है इसको मैं कर देता हूँ रिमूव। ठीक है, अब जो हमारा लैंडिंग पेज से रिलेटेड असर्शन है उसमें हम रखते हैं टेक्स्ट रिस्पॉन्स। यहाँ पे हम डालेंगे कंटेन्स और कौन सा वर्ड हम ढूंढ रहे हैं, हमें पता है वर्ड होगा JMeter, और इसको हम लिख देते हैं लैंडिंग पेज असर्शन। अब हम जो जाते हैं API से रिलेटेड असर्शन को कॉन्फ़िगर करते हैं। API में जैसे अभी के लिए हम इसको सिंपल ही रखना चाहते हैं कि हमारा रिस्पॉन्स कोड जो आएगा वो इक्वल टू होगा 200 के, और इसका नाम भी मैं चेंज कर देता हूँ, इसको हम बोलते हैं API असर्शन। ठीक है, अब यानी कि हमने जो है प्रॉपर जो है असर्शन लगा लिया, लैंडिंग पेज से रिलेटेड असर्शन वहाँ पे लगा लिया है और API से रिलेटेड असर्शन वहाँ पे लगा लिया है। अब मैं एक बार स्क्रीन को मारता हूँ क्लियर, यानी कि हम यहाँ पे जाके क्लियर ऑल कर देंगे तो पुराना जितना भी रिजल्ट था वो क्लियर हो गया। और यहाँ पे जाके हम फिर से टेस्ट करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो आपको टाइम इन सेकंड्स बता रहा है टेस्टिंग कितने सेकंड से चल रही है। तो अभी अराउंड 8, 9, 10 सेकंड हो गए टेस्टिंग चल रही है। तो ऑब्वियसली अगेन ये डिफरेंट टाइम ले सकती है। अब 12 सेकंड पे जो है टेस्टिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पे मैं व्यू रिजल्ट इन अ टेबल पे जाऊँ तो यहाँ पे ये बता रहा है सक्सेस। यहाँ पे व्यू रिजल्ट ट्री पे भी जाऊँ तो यहाँ पे बता रहा है सक्सेस। बिकॉज क्या हुआ, जो हमारी वेबसाइट है उसके क्योंकि अगर मैं देखूँ इन्फोब्लूमर लैंडिंग पे जो टेस्ट है उसके रिस्पॉन्स डेटा में जाऊँ तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे कहीं ना कहीं JMeter वर्ड होगा। यहाँ पे मैं ऑब्वियसली फाइंड पे जाके यहाँ पे फाइंड भी कर सकता हूँ। अब यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स JMeter आ रहा है। ठीक है, तो ये कोई केस सेंसिटिव नहीं है। हमने जो है JMeter डाला था अपर केसेस में, तो आप यहाँ देख सकते हो अपर केस में भी JMeter अवेलेबल है, इसलिए ये इसको सक्सेसफुल मान रहा है। अब जैसे हम JMeter वर्ड की जगह कुछ अलग डाल देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम जाते हैं लैंडिंग पेज असर्शन में, इसको मैं डालता हूँ। अब मैं इसको चेंज कर देता हूँ, JMeter एक्सपर्ट लिख देता हूँ। ठीक है, मुझे पता है मेरी वेबसाइट पे मुझे पता है मेरी वेबसाइट जब रिस्पॉन्ड करती है उसमें JMeter एक्सपर्ट नाम का कोई भी कीवर्ड नहीं है, तो उस केस में ये जो है फेल हो जाएगा। अब जैसे इसको हम एक बार करते हैं क्लियर और फिर से चलाते हैं। अब इस बार आप देखोगे पहली बार तो रिस्पॉन्ड विद इन 1 सेकेंड आ गया। ठीक है, एनीवेज हम चलते हैं व्यू रिजल्ट इन अ टेबल। अब यहाँ पे आप देखोगे हमारा जो पहला असर्शन था वो हो चुका है फेल। यानी कि उसका रीजन क्या था, क्योंकि जो JMeter एक्सपर्ट का वर्ड जो है इसके रिस्पॉन्स में नहीं मिला। अब आपको जो है यहाँ पे रीजन पता नहीं चल रहा यहाँ पे कि ये जो है क्यों फेल हुआ है। ऑब्वियसली यहाँ पे हमने सिर्फ 2 असर्शन लगाए हैं, इसलिए हमें पता है किस असर्शन की वजह से ये फेल हुआ है। ठीक है, लेकिन जनरली आपके बहुत सारे असर्शन होंगे और आप जो है असर्शन का रिजल्ट प्रॉपरली देखना चाह रहे होगे, तो उस केस में हम क्या करेंगे, फिर से जाएंगे अपने थ्रेड ग्रुप पे, ऐड पे जाएंगे और एक लिसनर ऐड करेंगे। लिसनर का नाम है असर्शन रिजल्ट्स। ठीक है, तो यानी कि हमारा असर्शन रिजल्ट कब कब फेल हुआ है उसकी डिटेल हमें असर्शन रिजल्ट में मिलेगी। तो फिर से स्क्रीन को करते हैं क्लियर। जब भी मैं बोलता हूँ स्क्रीन क्लियर कर रहे हैं, बेसिकली हम क्लियर कर रहे हैं पुराना जितना भी रिजल्ट था उसको। अब मैं यहाँ पे फिर से जो है टेस्टिंग को परफॉर्म करता हूँ। अराउंड 1 सेकेंड लगा, हमारा टेस्ट परफॉर्म हो गया। यहाँ पे व्यू रिजल्ट इन अ टेबल में सेम सिनेरियो, एक सक्सेस एक फेल। लेकिन इस बार मैं अगर असर्शन रिजल्ट में जाऊँ तो मैं देख सकता हूँ मेरा लैंडिंग पेज असर्शन है वो फेल हो गया है। तो जो हमारा टेस्ट है वो बोल रहा है कि एक्सपेक्टेड था कि जो रिस्पॉन्स आएगा उसमें JMeter एक्सपर्ट लिखा होगा, लेकिन JMeter एक्सपर्ट नहीं लिखा था, इसलिए लैंडिंग पेज असर्शन जो है हमारा वो फेल हो गया है। और इन्फोब्लूमिंग API टेस्ट है वो सक्सेसफुल है, तो इसलिए आप देख सकते हो उससे रिलेटेड कोई भी फेलियर से की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। अब जनरली जब हम टेस्ट परफॉर्म करेंगे तो ऐसा कोई 1 या 2 पे तो करेंगे नहीं, है ना, और यहाँ पे स्क्रीन पे आके बार बार देख नहीं सकते। तो हम क्या करते हैं, जनरली असर्शन रिजल्ट को सेव कर लेते हैं फाइल में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फाइल नेम में हम जाएंगे ब्राउज पे और लैंडिंग एंड API डायरेक्टरी करेक्ट डायरेक्टरी में इसी पे लेसे हम यहाँ पे रिजल्ट सेव करना चाहते हैं और यहाँ पे इसको हम बोलते हैं assertion results.csv। अब यहाँ पे एरर बता रहा है कुड नॉट ओपन फाइल। ऑब्वियसली ये करेक्ट है बिकॉज फाइल जो है ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करती थी, ये नई फाइल है। तो इसको जैसा आप ओके कर दीजिए, जब नेक्स्ट टाइम ये चलेगा तो ये फाइल यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी। अब हम चलते हैं फिर से करते हैं क्लियर और उसके बाद फिर से जो है टेस्ट परफॉर्म करते हैं। हमारा टेस्ट सक्सेसफुली परफॉर्म हो गया है। अब अगर मैं इस फाइल को ओपन करूं, यहाँ पे आप देख सकते हैं assertion result.csv फाइल आ गई है। तो इसको अगर मैं ओपन करूं, आप देख सकते हैं यहाँ पे CSV फॉर्मेट में हमारा डेटा अवेलेबल है। तो इसको मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट करूँगा पूरे डेटा को और CSV यानी कि कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, तो यानी कि जितनी भी वैल्यूज हैं वो कॉमा से सेपरेटेड है। तो मैं इसको प्रॉपरली फॉर्मेट करने के लिए इसको सेलेक्ट करूँगा, डेटा पे जाऊँगा, टेक्स्ट टू कॉलम्स करूँगा, डेलिमिटेड रखूँगा और इसको जो है कॉमा सेपरेट कर दूंगा और फिनिश कर दूंगा। यानी अब मेरा जो डेटा है प्रॉपरली कॉलम में आ गया है। इसको जस्ट क्विकली थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। अब आप देख सकते हो
जो हमारा रिजल्ट था वो क्या था। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हो हमने 2 रिक्वेस्ट परफॉर्म किए और एक फॉल्स था एक ट्रू था, यानी कि एक सक्सेस था एक फेल था। फेलियर केसेस में फेलियर के रीजंस हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन एक स्ट्रक्चर वे में अवेलेबल है। अब ऑब्वियसली क्योंकि हमने 2 ही टेस्ट परफॉर्म किए और सिर्फ एक थ्रेड दोनों का परफॉर्म किया, तो ये आपको ज्यादा यूजफुल ना लग रही हो, लेकिन अभी मैं आपको बताता हूँ ये कैसे यूजफुल है। तो सबसे पहले इसको हम मारते हैं एग्जिट, डोंट सेव पे चलते हैं, वापिस से आते हैं JMeter पे। अब यहाँ पे सबसे पहले तो क्लियर कर लेते हैं जो भी पुराना रिजल्ट हिस्ट्री था। अब हम चलते हैं थ्रेड ग्रुप पे वापस से। अब थ्रेड ग्रुप पे मैंने आपको बताया हमने इनिशियली क्या रखा था, नंबर ऑफ थ्रेड्स रखा था 1, ताकि आप जो है इजीली समझ पाओ कि हम कर क्या रहे हैं। अब यहाँ आपको क्लियरली समझ में आ गया कि हम क्या चीजें परफॉर्म कर रहे हैं, कैसे जो है JMeter लोड टेस्ट परफॉर्म करते हैं, कैसे रिजल्ट को कैप्चर करते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, लेट्स से हम नंबर ऑफ थ्रेड्स जो है इसको बढ़ाते हैं और नंबर ऑफ थ्रेड्स को करते हैं 10, ठीक है। और रैंप अप पीरियड को भी हम करते हैं 5 सेकेंड्स, यानी कि हमारा जो है 10 रिक्वेस्ट होंगी हर टेस्टिंग के लिए और वो रिक्वेस्ट परफॉर्म होंगी और जो 10 रिक्वेस्ट जाएंगी वो जाएंगी 5 सेकेंड्स के इंटरवल में, यानी विद इन 5 सेकेंड्स का जो हमारा बकेट है उसमें, और इसको एक ही बार परफॉर्म करेंगे। दिस इज फाइन, ठीक है। तो पहले तो एक बार इसी को हम चला के देख लेते हैं। अब ये बोल रहा है कि जो हमारा रिजल्ट था पुराना क्या करें कि उसी में जो ये नया रिजल्ट आएगा उसी में अपेंड कर दें या ओवरराइट कर दें एग्जिस्टिंग फाइल को। जैसे हम बोलते हैं कि जो ये वाला रिजल्ट है इसकी फ्रेश फाइल बने, तो उस केस में मैं ओवरराइट एग्जिस्टिंग फाइल कर दूंगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी टेस्टिंग स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे आप देखो नंबर ऑफ थ्रेड्स धीरे धीरे इंक्रीज हुए थे और 5 सेकंड में ये 10 थ्रेड्स बन गया था। और यहाँ पे अब सारे जो है टेस्टिंग परफॉर्म हो रही है। अगर मैं व्यू रिजल्ट ट्री में जाऊँ आप देख सकते हो यहाँ पे हमें डेटा भी मिल गया। तो यानी अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे 10 रिक्वेस्ट जो है वो परफॉर्म हुए इन्फोब्लूमर लैंडिंग पेज के और 10 परफॉर्म हुए हैं API टेस्ट के। लैंडिंग पेज वाले सारे फेल हो गए बिकॉज इन सब में JMeter एक्सपर्ट वर्ड एक्सपेक्टेड था जो कि नहीं मिला, और API टेस्ट सारे सक्सेसफुल है बिकॉज स्टेटस कोड इनका जो है 200 था। अब हम एक काम करते हैं, बिकॉज हमें पता है कि लैंडिंग पेज असर्शन में JMeter एक्सपर्ट नाम की कोई चीज नहीं है, तो हम इसको हटाते हैं, इसको JMeter ही रहने देते हैं ताकि ये सक्सेसफुल जाए। और अब हम ऐड करते हैं एक और असर्शन। तो यानी कि यहाँ पे मैं जाऊंगा ऐड में, असर्शन में, और यहाँ पे अब मैं ऐड करूंगा ड्यूरेशन असर्शन। ड्यूरेशन असर्शन में बेसिकली हम ये देखना चाहते हैं कि मेरा जो वेबसाइट है वो विद इन सम ड्यूरेशन में रिस्पॉन्ड कर रहा है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मैं बोलता हूँ कि मेरी यार जो वेबसाइट है ना वो विद इन 1 सेकेंड रिस्पॉन्ड करना चाहिए। अगर 1 सेकेंड में रिस्पॉन्ड नहीं करता है तो मैं उसको सक्सेस नहीं मानूंगा, मैं उस ऑब्वियसली अपनी वेबसाइट पे और वर्क करूंगा और उसको इम्प्रूव करूंगा। तो यहाँ पे ड्यूरेशन असर्शन में मैं उस केस में डाल दूंगा 1000। अगेन ये वैल्यू मिली सेकेंड्स में है, तो अगर मुझे 1 सेकेंड पे टेस्ट करना है तो मैं यहाँ पे 1000 डालूंगा। आई थिंक 1 सेकेंड कुछ ज़्यादा ही अग्रेसिव हो जाएगा, तो इसके लिए अभी 2000 डालते हैं, क्योंकि मुझे पता है मेरी वेबसाइट जो है विद इन 1 सेकेंड रिस्पॉन्ड नहीं करती है, तो सारे फेल होने से अच्छा है कि यहाँ पे 2000 डालें। और यहाँ पे ड्यूरेशन असर्शन की बजाय मैं इसको लिखता हूँ लोड टाइम लैंडिंग पेज लोड टाइम असर्शन, ठीक है। तो यानी कि इन्फोब्लूमर लैंडिंग पेज में हमने लगा दिए मल्टीपल असर्शन, ड्यूरेशन का भी लगा दिया, API में सिर्फ हमारा एक असर्शन। और जो लोड टाइम असर्शन में मैं बोल रहा हूँ कि अगर वेबसाइट 2 सेकंड से पहले लोड हो जाती है तो उसको सक्सेस माने, अदरवाइज फेलियर माने। व्यू रिजल्ट ट्री में हमारी पुरानी इन्फॉर्मेशन है, इनको क्लियर कर देते हैं। अब हम फिर से अपना जो है टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं। अगेन ये पूछ रहा है कि हम पुराने में ही अपेंड कर दूं या नई में करूं, तो इस बार क्या करते हैं ओवरराइट कर देते हैं इसको फिर से, ताकि हमें क्लीन रिजल्ट मिले। अब यहाँ पे आप देख सकते हो सारे रिजल्ट परफॉर्म हुए और हमारे जो भी असर्शन थे वो प्रॉपर आए हैं, और इसलिए जो है यहाँ पे सारे सक्सेसफुल बता रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ अगर मैं सैम्पलर रिजल्ट में जाऊँ तो हमारी वेबसाइट जो है वो लोड हो रही है अराउंड 1130 सेकंड्स में, इसलिए हमारे वो सारे असर्शन सही है। अब जैसे मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ ताकि हमें कुछ फेलियर सिनेरियो भी दिखे। जैसे मैं इसको डालता हूँ 1200, क्योंकि कई बार जो है हमारा वेबसाइट है 1200 यानी कि 1.2 सेकंड में रिस्पॉन्ड कर देती है, कई बार ज़्यादा टाइम लेती है। तो इसको 1200 डाला और यहाँ पे रिजल्ट को हम यहाँ पे फिर से एक बार क्लियर करते हैं, इसको चलाते हैं और इस बार हम अपेंड टू एग्जिस्टिंग फाइल में कर लेते हैं, बिकॉज सिमिलर टाइप के आउटपुट है। लेट्स कीप इट अपेंड टू एग्जिस्टिंग फाइल। आप यहाँ पे देख सकते हैं सारे जो है रिजल्ट चल रहे हैं। यहाँ पे थ्रेड्स हमारे यहाँ पे बढ़े थे, कम हुए थे। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, पहला जो था रिक्वेस्ट उसने कितना टाइम लिया, उसने कितना टाइम लिया लोड होने में, यानी हमारे लैंडिंग पेज ने जब फर्स्ट टाइम रिक्वेस्ट किया उसने लिया 1296 सेकेंड, जो कि 1200 से ज़्यादा था, इसलिए ये फेल हो गया है, ठीक है। और बाकी यहाँ पे सक्सेस रिजल्ट है, यानी कि मैंने जो टेस्टिंग की है ये इसके सारे रिजल्ट यहाँ पे मैं सक्सेसफुली सेव कर चुका हूँ। अब मैं फिर से जो हमने फाइल बनाई थी असर्शन रिजल्ट पे उस पे जाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस बार हमारा जो डेटा है वो काफ़ी ज़्यादा डेटा है, बिकॉज हमने जो करेंट रन था और पिछले रन का भी डेटा हमने सेव रखा हुआ था। अब यहाँ पे मैं इसको एक बार फिर से रिजल्ट को जाके डेटा में
टेक्स्ट टू कॉलम्स करके इसको फॉर्मेट कर लूँगा प्रॉपरली, यानी कि ये डेलीमिटेड बाय कॉमा है। फिनिश करूँगा, थोड़ी सी फॉर्मेटिंग मैंने की है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे सक्सेस में क्या है, ट्रू या फॉल्स होगा, राइट। कुछ हमारी सक्सेस हुई हैं, कुछ फेल हुई हैं। अब हम देखना चाहते हैं कितने % सक्सेस हुए, कितने % फेल हुए हैं। ऑब्वियसली ये काम हम जे मीटर में भी कर सकते हैं, उसके रिलेटेड भी लिसनर्स हैं, लेकिन अभी के लिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे हम इसको क्विकली जो है एक्सेल में मीनिंगफुल डेटा मैं दे सकता हूँ। तो मैंने एक लगाया पिवट और यहाँ पे मैंने सर्च किया सक्सेस को मैंने डाला रोज़ में, फिर से मैंने सक्सेस को डाला यहाँ पे कॉलम्स में, फिर से मैंने उठा के डाला इसको वैल्यूज़ में। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो सेकंड वाला यहाँ पे बता रहा है, यानी हमने टोटल रिक्वेस्ट परफॉर्म किए वो 40 थे और फेल जो है 1 था, 39 सक्सेस थे। और मैं सेकंड में लेट्स से परसेंटेज देखना चाहता हूँ, कितने % मेरा सक्सेसफुल था। तो उसके लिए यहाँ पे जो काउंट ऑफ सक्सेस 2 दिखा रहा है, इस पर मैं क्लिक करके वैल्यू फील्ड सेटिंग्स में जाऊँगा, शो वैल्यू एज में मैं यहाँ पे % ऑफ ग्रैंड टोटल करूँगा, ओके करूँगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यानी कि टोटल जो मैंने टेस्ट परफॉर्म किए उसमें से 97% सक्सेस थे, 2% यानी 2.5% अपना जो है फेलियर था। तो अगेन ये जो इस टाइप का डेटा ऑब्वियसली मैनेजमेंट को दिखाया जाता है आफ्टर टेस्टिंग। अगेन अभी हमने बहुत सारे सिनेरियो टेस्ट नहीं किए, बहुत कम सिनेरियो टेस्ट किए, लेकिन डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट आपके बहुत ज़्यादा सिनेरियोज भी हो सकते थे। तो इसको करते हैं डोंट सेव, एग्जिट करते हैं यहाँ से। अब यहाँ पे अगेन बहुत डिफरेंट टाइप के असर्शन है। हो सकता है आप जो है साइज से रिलेटेड असर्शन करना चाहते थे, यानी कि लेट्स से जो आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्ड करती है, आपको पता है जब वो डेटा प्रॉपरली भेजती है तो उसका लेट्स से साइज़ 1 MB होता है, तो आप साइज़ रिलेटेड असर्शन भी परफॉर्म कर सकते थे। लेकिन आई थिंक वीडियो क्योंकि बहुत लंबी हो रही है तो मैं जनरली बहुत ज़्यादा लंबे लंबे लेक्चर नहीं बनाना चाहता हूँ, तो इसलिए यहाँ पे इसको समराइज़ करते हैं और हम अपना जो प्लेलिस्ट है उसको कंटिन्यू रखेंगे। आपको इस वीडियो से जितना भी समझ में आया प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और कुछ नया टॉपिक आप इंक्लूड करवाना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी आप कमेंट बॉक्स में डाल दें। कमेंट में थैंक यू लिखना मत भूलिए, बिकॉज ये सब वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगती है, आप चाहते हैं कि मैं इसे कंटिन्यू करूं, तो थैंक्स ज़रूर लिखिए, और उससे यूट्यूब को भी पता चलता है कि वीडियो अच्छी है और जो लाइक माइंडेड पीपल है उसको वीडियो प्रमोट की जाती है यूट्यूब के एल्गोरिदम के हिसाब से। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तो दोस्तों अभी तक हमने जो है बेसिक टेस्टिंग सीखी है। अब हम क्या करेंगे इस लेसन में, वेरिएबल्स एंड काउंटर्स क्या होते हैं उसको यूज़ करना सीखेंगे। और जो हमारा टेस्ट का स्ट्रक्चर रहेगा वो कुछ इस तरह से रहेगा। सबसे पहले हमारा टेस्ट प्लान रहेगा, उसके अंदर जो है हम थ्रेड ग्रुप ऐड करेंगे, और थ्रेड ग्रुप के अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक यूज़र डिफाइंड वेरिएबल ऐड करेंगे, और उस यूज़र डिफाइंड वेरिएबल में हम बेसिकली कोर्स नंबर्स अपने असाइन करेंगे। मैं आपको बताता हूँ इसकी ज़रूरत क्यों पड़ेगी हमें। और उसके अलावा हम लोग काउंटर यूज़ करेंगे। काउंटर का यूज़ करके हम बेसिकली नंबर इंक्रीमेंट कर सकते हैं, यानी कि जैसे आपने किसी एक पर्टिकुलर नंबर से स्टार्ट किया और धीरे धीरे आप जंप करके इटरेट कर रहे हो, जैसे कि आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देखोगे तो फॉर लूप वगैरह इसके लिए यूज होती है। और उसके अलावा हमारा जो HTTP रिक्वेस्ट वाला टेस्ट रहेगा। तो सबसे पहले मैं infobloomer.com पे जाता हूँ। आप यहाँ पे देखोगे सबसे पहले हमने क्या किया था, हमने लैंडिंग पेज टेस्ट किया था। हमने देखा था हमारा लैंडिंग पेज जो है वो लोड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और हमने कुछ असर्शंस भी लगाए थे ये मेजर करने के लिए कि हमारा जो लैंडिंग पेज है वो प्रॉपरली लोड हो चुका है, प्रॉपर उसकी आउटपुट आ रही है कि नहीं आ रही है। और उसके अलावा हमने कुछ API टेस्ट भी किया था जिसमें हम ये वाली API हिट कर रहे थे और उसका जो रिस्पॉन्स है हम लोग चेक कर रहे थे। अब आप देखोगे यहाँ पे बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ लैंडिंग पेज की टेस्टिंग कर रहे हैं। मगर लेट्स से कि यहाँ पे जैसे आप देखोगे मेरे बहुत सारे कोर्सेज हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर मैं एनसिबल कोर्स पे जाता हूँ तो आप देखोगे हमारा जो URL है वो चेंज हो जाएगा। यहाँ आपने देखा जैसे मैंने एनसिबल पे क्लिक किया तो हमारा जो कोर्स है वो कोर्स नंबर 2 ओपन हो रहा है। अगर मैं सिमिलरली ग्राफाना को ओपन करूँ, लेट्स से इसको नए टैब में ओपन करते हैं, अपाचे नाइफाई को भी ओपन कर लेते हैं, टेलीग्राम को भी ओपन करते हैं, आप देखोगे यहाँ पे जो कोर्स है इसका नंबर है कोर्स 3, सिमिलरली इसका नंबर है कोर्स 5। ऐसे ही यानी कि मेरे जो जितने भी कोर्सेज हैं वो बेसिकली डिफरेंट कोर्स ID के हिसाब से हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर मुझे लेट्स से सारे पेजेस टेस्ट करने हैं कि मेरी जितनी भी मेरे कोर्सेज हैं उनके पेजेस प्रॉपरली लोड हो रहे हैं कि नहीं, तो उसके लिए यानी मुझे ये वाला URL यूज करना पड़ेगा। अब यानी कि जैसे मेरे अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे अज्यूम करते हैं 10 कोर्सेज है या 15 कोर्सेज है। अगर मैं 15 टेस्ट केसेस लगाऊंगा तो बहुत ज्यादा रेपिटेशन होगा, तो उन रेपिटेशन को बेसिकली अवॉइड करने के लिए हम वेरिएबल या काउंटर्स का यूज करते हैं। तो यहाँ पे आप सबसे पहले समझिए जो हमारा यूजर डिफाइंड वेरिएबल होगा उसमें हम सेव कर लेंगे कोर्स नंबर, और वो कोर्स नंबर है बेसिकली हम चेंज करते रहेंगे, यानी कि हम स्टार्ट करेंगे 1 से और उसके बाद जैसे हम अप टू 10 तक जाएंगे, ताकि मेरे जितने 10 कोर्सेज हैं वो 10 के 10 कोर्सेज का जो है पेज प्रॉपरली लोड हो रहा है कि नहीं वो मैं चेक कर पाऊँ। उसके अलावा काउंटर में क्या होगा, काउंटर की 3-4 वैल्यूज होती हैं, जैसे कि स्टार्ट,
इंक्रीमेंट, मैक्सिमम एंड एक्सपोर्ट वेरिएबल नेम। स्टार्ट में हम डालेंगे कि स्टार्टिंग कहाँ से हो, यानी कि स्टार्टिंग में नंबर 1 से करूंगा, उसके बाद इंक्रीमेंट कितने से हो। अब मैं इसको एक एक से इंक्रीमेंट करना चाहता हूँ तो मैं इंक्रीमेंट में 1 डाल दूंगा। फिर उसके बाद हम मैक्सिमम, यानी कि मैक्सिमम में हम डालेंगे यानी कि हम कहाँ तक काउंटर को ले जाना चाहते हैं। तो बेसिकली मेरी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी काउंटर की उसको हम 10 सेट कर देंगे। और एक्सपोर्ट वेरिएबल नेम में हम बताएंगे कि कौन से वेरिएबल में इनकी जो ये जो काउंटर है इसकी वैल्यू सेट हो। तो एक्सपोर्ट वेरिएबल नेम में हम डालेंगे ये कोर्स नंबर वेरिएबल। तो काउंटर स्टार्ट होगा, काउंटर 1 से स्टार्ट होगा, 10 तक जाएगा और हर इटरेशन में बेसिकली कोर्स नंबर की वैल्यू जो है वो चेंज होती रहेगी। उसके अलावा HTTP रिक्वेस्ट हम ऐड करेंगे थ्रेड ग्रुप में। और HTTP रिक्वेस्ट मैंने आपको बताया था पहले ही, हम प्रोटोकॉल ऐड करते हैं, सर्वर नेम, पाथ एंड पोर्ट ऐड करते हैं। तो अब चलते हैं JMeter पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा JMeter लॉन्च हो चुका है। यहाँ पे जो हमने पुराना सेव किया हुआ है, अगर हमें उसे ओपन करना होता तो मैं सिंपली जाता फाइल में, ओपन में, और जो हमारा पुराना वर्क है वो हमने सेव किया हुआ है यहाँ अपाचे JMeter में, लैंडिंग एंड APIs के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्फोब्लूमर लोड टेस्टिंग, जो हमने पुरानी टेस्टिंग थी उसको अगर मैं ओपन करूँ तो ओपन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमें जरूरत नहीं है। हम जो है नया टेस्ट प्लान क्रिएट करेंगे। तो टेस्ट प्लान के अंदर हम लोग जाएंगे ऐड थ्रेड्स और ऐड करेंगे थ्रेड ग्रुप। थ्रेड ग्रुप में अगेन इसका आप लॉजिकल नेम दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम फिर से देते हैं इन्फोब्लूमर टेस्टिंग, और नंबर ऑफ थ्रेड्स में मैं इसको चेंज कर देता हूँ 10। रैंप अप पीरियड में हम इसको चेंज कर देते हैं 5 सेकेंड्स, और लूप काउंट में हम इसको रखते हैं 1। उसके बाद हम लोग ऐड करेंगे एक सैम्पलर जो कि होगा HTTP रिक्वेस्ट, और यहाँ पे हम बताएंगे हमें जाना है HTTPS पे, और जो हमारी वेबसाइट है उसका डोमेन नेम। पोर्ट में हम बताएंगे पोर्ट। अगर आपका डिफॉल्ट पोर्ट है 443 या 80 जो कि HTTPS प्रोटोकॉल्स के लिए होते हैं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। उसके बाद हम जाएंगे HTTP रिक्वेस्ट में। अब यहाँ पे हम डालेंगे /course/number। फॉर एग्जाम्पल मैंने 1 डाला तो यानी कि पहला जो हमारा कोर्स है उसकी टेस्टिंग होगी। अब यहाँ पे इसके अलावा मैं ऐड कर लेता हूँ लिसनर में हम लोग डालेंगे व्यू रिजल्ट ट्री, और एक और ऐड कर लेते हैं यहाँ पे लिसनर में हम लोग डाल लेते हैं समरी रिपोर्ट। अब इसको अभी के लिए हम चला के एक बार चेक करते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या हम अपने टेस्ट प्लान को सेव करना चाहते हैं। अगेन इसको आप सेव करना चाहते हैं तो यस कीजिए, हम अभी के लिए इसको स्किप करते हैं, नो पे सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो नंबर ऑफ थ्रेड्स जो है बढ़ रहे थे, अब 10 कंप्लीट हो गए थ्रेड्स, तो यानी कि अब एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे जो है रिक्वेस्ट परफॉर्म हो चुके हैं, रिस्पॉन्स आ चुका है, रिस्पॉन्स में हमें डेटा मिल गया है। अब यहीं पे मैं आपको कह रहा था, फॉर एग्जांपल ये तो हो गया हमारे कोर्स 1 की टेस्टिंग। अगर इसी को मुझे रिपीट करना होता तो मैं क्या करता, मैं इसको यानी कॉपी करूंगा, फिर से यहाँ जाके पेस्ट करूंगा। तो यानी कि ये हो गया मेरा HTTP रिक्वेस्ट सेकंड वाला। तो इसको लेट्स से मैं बोलता कोर्स 1 और यहाँ पे इसको मैं बोलता कोर्स 2। सिमिलरली यानी मुझे अपने 10 से 15 कोर्सेज की टेस्टिंग करनी है तो मुझे वो सारे ऐड करने पड़ते हैं यहाँ 1 बाय 1। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम है जिसको हम अवॉइड करेंगे वेरिएबल्स एंड काउंटर यूज करके। तो हम सेकंड वाले को करते हैं रिमूव, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे जाएंगे रिमूव पे, रिमूव करेंगे और हम यहाँ पे ऐड करेंगे कॉन्फिग एलिमेंट। कॉन्फिग एलिमेंट में हम ऐड करेंगे यूजर डिफाइंड वेरिएबल। अब यूजर डिफाइंड वेरिएबल को पहले समझ लेते हैं, यानी कि कोई भी चीज जो हम रिपीट कर रहे हैं उसको हम यहाँ पे बेसिकली डाल सकते हैं एक बार और उसकी कोई वैल्यू असाइन कर सकते हैं। उसके बाद जो है हम सिर्फ वेरिएबल नेम को यूज करेंगे रादर देन हार्ड कोडेड वैल्यू। फॉर एग्जांपल लेट्स से यहाँ पे हमने जो टेस्ट कॉन्फ़िगर किया है, अब यहाँ पे आप देखोगे हम यहाँ पे जो डोमेन नेम यूज कर रहे हैं। सिमिलरली लेट्स अज्यूम आपका कोई और भी टेस्ट केसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जाके ऐड में सैम्पलर में जाके लेट्स से एक और रिक्वेस्ट ऐड कर लेता हूँ, और सिमिलरली लेट्स अज्यूम आपके 3-4 और भी टेस्ट होते हैं। तो उस केस में क्या होता, अब आप सेम वेबसाइट में टेस्टिंग कर रहे हो तो आपको डोमेन नेम यहाँ भी लिखना पड़ता, सेम प्रोटोकॉल आप यहाँ भी प्रोवाइड करोगे, पोर्ट नंबर भी प्रोवाइड करोगे। अब उससे क्या होगा, बेसिकली मैं सेम इन्फॉर्मेशन बार बार रिपीट कर रहा हूँ, तो उसकी जगह मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं वेरिएबल डिफाइन कर लूंगा। तो अगेन इसको जो वेरिएबल कंटेनर है इसको आप कोई लॉजिकल नेम दे सकते हो। उसके अलावा आप ऐड पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे हम बताएंगे नेम क्या होगा वेरिएबल का और उसकी वैल्यू क्या होगी। अब जो नेम है वो बेसिकली आप कोई भी लॉजिकल नेम यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे लेते हैं प्रोटोकॉल हमें पता है हम HTTPS यूज कर रहे हैं। उसके बाद फिर से जाते हैं ऐड पे क्लिक करते हैं और हम यूज करेंगे डोमेन नेम। डोमेन नेम में जो हमारा डोमेन है उसकी इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट चीज क्या रिपीट हो रही है, नेक्स्ट चीज हमारी रिपीट हो रही है वो है कोर्स नंबर, या फिर आप पोर्ट भी डाल सकते हो। और उसके बाद हम डालते हैं कोर्स नंबर, और कोर्स नंबर की हम लेसे इनिशियल जो वैल्यू कोई है वो डाल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने 1 डाल दिया। अब मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पे जो है हमारा HTTP रिक्वेस्ट है, यहाँ पे मैं जाऊंगा, यहाँ पे अब रादर देन यूजिंग HTTPS मैं यूज करूंगा वेरिएबल नेम। और वेरिएबल नेम को यूज करने के लिए हम डालते हैं डॉलर कर्ली ब्रेसिस, और जो भी हमारा वेरिएबल नेम है जो है प्रोटोकॉल इस केस में, और कर्ली ब्रेसिस को क्लोज कर देंगे। सिमिलरली यहाँ पे अब हमें यूज करना है डोमेन नेम, तो मैं यूज करूंगा डॉलर कर्ली ब्रेस डोमेन अंडरस्कोर नेम कर्ली ब्रेस को क्लोज करेंगे।
पोर्ट नंबर में भी सिमिलरली मैं डालूंगा डॉलर कर्ली ब्रेस ओपन पोर्ट कर्ली ब्रेस अपना क्लोज हो गया। अब यहाँ पे पाथ में हम क्या करेंगे, पाथ में हमारा ये वाला जो कोर्स तो फिक्स है, उसके बाद जो नंबर है वो चेंज हो रहे हैं। तो यहाँ पे 1 को मैं हटाता हूँ और उसकी जगह डालता हूँ डॉलर कर्ली ब्रेस कोर्स अंडरस्कोर नंबर और कर्ली ब्रेस को हमने क्लोज कर दिया। ठीक है, अब ये वाला HTTP रिक्वेस्ट है, इसको मैं कर देता हूँ रिमूव, जो कि एक्स्ट्रा हमने ऐड किया था। तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर। अब जो पुराना वर्क है उसको पहले एक बार क्लियर कर लेते हैं और फिर इसको रन करते हैं। अभी मैं कुछ सेव नहीं करना चाहता तो मैं नो करूंगा और आप यहाँ पे देख सकते हो बेसिकली थ्रेड वगैरह जो बढ़ रहे होंगे। अब हम चलते हैं व्यू रिजल्ट ट्री में। यहाँ पे आप देखो कुछ तो प्रॉब्लम हुई है। तो यहाँ पे देखो जो रिक्वेस्ट जा रही है वो HTTP से जा रही है, यानी कि हमने कोई मिस्टेक की है। तो एक बार चलते हैं यूजर डिफाइंड वेरिएबल पे। यहाँ आप देख सकते हो वैल्यू में हमने गलती से HTTP लिख दिया था, इसको चेंज करके HTTPS करते हैं, क्लियर करते हैं और फिर से रन करते हैं। अब यहाँ पे रिस्पॉन्स आ चुका है। आप देखोगे तो जो रिक्वेस्ट था वो यानी कि https://infoblumer.com/1 यानी कि हमारा जो वेरिएबल हमने यूज़ किया है वो प्रॉपरली यूज़ किया है। सिमिलरली यहाँ पे जितने भी रिक्वेस्ट हुए हैं वो कोर्स 1 से हुए हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हमें पता है कि हमें 10 कोर्सेज टेस्ट करने हैं रादर देन ओनली 1। तो हम इसमें ऐड करेंगे काउंटर। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा HTTP रिक्वेस्ट है उस पर राइट क्लिक करेंगे, ऐड पे जाएंगे, कॉन्फ़िग एलिमेंट में जाएंगे और यहाँ पे ऐड करेंगे काउंटर। काउंटर की जैसे मैंने आपको बताया एक स्टार्टिंग वैल्यू होती है, तो स्टार्टिंग वैल्यू हम डालेंगे 1, इंक्रीमेंट इसको करेंगे 1 के साथ, यानी कि फर्स्ट टाइम 1 होगा, सेकंड टाइम ये 2 हो जाएगा, थर्ड टाइम ये 3 हो जाएगा। अगर आप चाहो तो इंक्रीमेंट इसको डिफरेंट वैल्यू से भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर मैं यहाँ पे 2 डालूं तो फर्स्ट टाइम मेरी वैल्यू 1 रहेगी, सेकंड टाइम ये +2 हो जाएगा यानी 3 हो जाएगा, थर्ड टाइम ये 3 + 2 यानी कि 5 हो जाएगा। उसके बाद मैक्सिमम वैल्यू में हम डालेंगे 10, क्योंकि लेट्स से हमारे 10 कोर्सेज हैं जिसको हम टेस्ट करना चाहते हैं। उसके अलावा जो है हमें डालना है एक्सपोर्टेड वेरिएबल नेम। तो ये कौन सा वेरिएबल नेम होगा, यहाँ पे हमने यूजर डिफाइंड वेरिएबल में कोर्स नंबर दिया हुआ है, तो यानी ये वाला वेरिएबल नेम हम यूज करेंगे। तो हम जाते हैं काउंटर पे, यहाँ पे डालते हैं course_number। अब एक बार सब कुछ क्लियर करते हैं और इसको फिर से चलाते हैं। व्यू रिजल्ट ट्री में हम रिजल्ट का वेट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे 10 रिक्वेस्ट प्रोसेस हो गए हैं। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ फर्स्ट वाले पे, आप देख सकते हो ये कोर्स 1 था, सेकंड वाले पे जाऊँ तो ये कोर्स 2 था, थर्ड वाले पे जाऊँ तो ये कोर्स 3 है। अगेन आप जो है क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो। अगर मैं रिस्पॉन्स डेटा में जाऊँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो हमारी वैल्यूज़ आ रही होंगी वो बेसिकली हर कोर्स वाइज डिफरेंट आ रही होगी, जिससे हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि ये डिफरेंट कोर्सेज हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप देखो तो हमारा ये जो कोर्स नंबर 3 है वो है मॉनिटरिंग अज्योर एंड AWS विद ग्राफाना। अगर मैं कोर्स 2 पे जाऊँ तो ये वाला है हमारा एंसिबल वर्सेस टेराफॉर्म। तो ऐसे आपको पता चल रहा है कि हम रियली में ही डिफरेंट वेब पेजेस टेस्ट कर रहे हैं रादर देन अ सिंगल टेस्ट। तो इस लेसन में हम लोग देखेंगे कैसे हम JMeter को यूज़ करके डेटाबेस की टेस्टिंग कर सकते हैं। बाय द वे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर ले। और जनरली अगर आप वीडियोस में जाएंगे, मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी है वीडियोस एक सीक्वेंस में बनाऊँ, मगर कई बार ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि लेट्स से किसी की यूज़र की रिक्वेस्ट आती है कि उसे कोई पर्टिकुलर टॉपिक समझना है, तो उस केस में मैं कई बार किसी और ट्यूटोरियल के बीच में भी वो टॉपिक बनाता हूँ। तो इसलिए आप वीडियोज़ की बजाय प्लेलिस्ट में जाके अगर आप देखेंगे तो आपको सारी वीडियो एक प्रॉपर सीक्वेंस से मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल इस केस में अगर आपको JMeter का ट्यूटोरियल देखना है तो आप JMeter पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको अभी तक 3 वीडियो अपलोडेड हुई हैं, तीनों आप सीक्वेंस में देख पाएंगे। और एक बार जब सारी वीडियो अपलोड हो जाएंगी तो आप पूरे का पूरा ट्यूटोरियल बहुत ही इजीली नेविगेट कर पाएंगे। तो इस वीडियो में हम लोग बेसिकली सीखने वाले हैं कैसे हम डेटाबेस से कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपको चाहिए होगा डेटाबेस अकाउंट। अगर आपके पास ऑलरेडी डेटाबेस इंस्टॉल्ड है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज डेटाबेस नहीं है तो आप db4free.net है, जहाँ पे जाके आप साइन अप करके एक फ्री डेटाबेस बेसिकली आपको मिल जाएगा जिसको आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे db4free.net में आपको डेटाबेसेस में जाना है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको बेसिकली पूछेगा कि आप क्या डेटाबेस डिटेल सेट करना चाहते हैं। यहाँ पे क्लिक कर दीजिए गेट योर ओन फ्री MySQL DB अकाउंट। फिर आपसे पूछेगा क्या DB अकाउंट आप सेट करना चाहते हैं। उसके बाद आपको ईमेल एड्रेस देना है। उसके बाद आपको DB से कनेक्शन से रिलेटेड डिटेल जो है वो मेल पे आ जाएंगी। मेरे पास ऑलरेडी डेटाबेस अकाउंट है, सो इसलिए मैं इसको यूज़ नहीं करने वाला हूँ, मगर आपके सिनेरियो में आपको ये ज़रूरत पड़ सकती है। इसके अलावा JMeter को कैसे पता चलेगा कि डेटाबेस से कैसे कनेक्ट करना है। तो बाय डिफ़ॉल्ट JMeter को पता नहीं होता है कैसे कनेक्ट करना है, तो हमें चाहिए होगा ड्राइवर। और जैसा मैंने आपको बताया जो JMeter है बेसिकली जावा पे हैवीली रिलायंट है, तो हमें JDBC ड्राइवर चाहिए होगा। तो हम सर्च करेंगे MySQL JDBC ड्राइवर और यहाँ पे ऑलरेडी आप देख सकते हो ये लिंक दिखा रहा है MySQL डाउनलोड कनेक्टर J। इसमें हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अगेन ये पूछ रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे विंडोज़ में यूज़ करने वाला हूँ, तो विंडोज़ यहाँ पे लिस्टेड नहीं है, इसलिए मैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट सेलेक्ट करने वाला हूँ। और उसके बाद जो है या तो आप टार या फिर जिप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इस केस में
जिप करने वाला हूँ। हम लोग डाउनलोड करेंगे इसको। ये पूछ रहा है ये आप लॉगिन साइन अप कर सकते हैं, अदरवाइज आप नो थैंक्स जस्ट स्टार्ट में डाउनलोड पे क्लिक करके प्रोसीड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी डाउनलोडिंग कंप्लीट हो गई है। मैं इसको ओपन करता हूँ और इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे हमें बेसिकली आप देखोगे MySQL कनेक्टर जार फाइल मिलेगी। हमें इसे कॉपी करना है और इसको हमें पेस्ट करना है JMeter के लिब डायरेक्टरी में। तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा JMeter पड़ा हुआ है, जहाँ पे हम बिन में जाके JMeter को लॉन्च करते हैं। तो हमें इस बार बिन डायरेक्टरी में नहीं जाना है, हमें जाना है लाइब्रेरी में, यानी कि लिब डायरेक्टरी में। यहाँ पे आप देखोगे तो बहुत सारे कनेक्टर ऑलरेडी पड़े हुए हैं। MySQL या अदर डेटाबेसेस का यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होता है। तो हमने जो अभी अपना कनेक्टर कॉपी किया है उसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद आप देख सकते हो MySQL कनेक्टर जार यहाँ पे अवेलेबल है। अब इसके बाद जो है हम अपना JMeter स्टार्ट करेंगे। अगर आपने JMeter ऑलरेडी स्टार्ट कर रखा है और उसके बाद जो ड्राइवर आपने इंस्टॉल करके लिब डायरेक्टरी में डाला है, तो उस केस में आपको जो है JMeter रीस्टार्ट करना पड़ेगा। हमारे केस में क्योंकि अभी हमने JMeter स्टार्ट नहीं किया था, तो हमने लाइब्रेरी में प्लगइन डाल दिया और हम बिन में जाके JMeter स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे हमारा JMeter जो है वो स्टार्ट हो चुका है। तो सबसे पहले टेस्ट प्लान के अंदर हम लोग ऐड करेंगे थ्रेड ग्रुप, और थ्रेड ग्रुप के अंदर हमें ऐड करना है कॉन्फ़िग एलिमेंट। कॉन्फ़िग एलिमेंट में जाके हम सेलेक्ट करेंगे JDBC कनेक्शन कॉन्फ़िगरेशन। बिकॉज अभी हमने जो है ड्राइवर डाल लिया, अब हमें बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन करनी है और हमें बताना है कि हमारे डेटाबेस की डिटेल क्या है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है। यहाँ पे बॉटम पे आप देख सकते हो डेटाबेस कनेक्शन कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे हमें डेटाबेस से रिलेटेड डिटेल देनी है। तो यहाँ पे आप देखो ये पूछ रहा है डेटाबेस URL क्या है, JDBC ड्राइवर क्लास क्या है, यूज़र नेम एंड पासवर्ड क्या है। अब ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें जो है आपको हर डेटाबेस के हिसाब से ये डिफरेंट होगी। फॉर एग्जांपल आप अगर MySQL यूज़ करें तो ये डिफरेंट होगा, अगर आप पोस्टग्रेस यूज़ करें तो ये डिफरेंट होगा। सिमिलरली अगर आप SQL सर्वर यूज़ करें यानी कि माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर यूज़ करें तो ये डिफरेंट होगा। तो हमें ये मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं है, हम सिंपली इस इन्फॉर्मेशन को गूगल करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग गूगल करेंगे MySQL JDBC ड्राइवर क्लास, एंटर मारिए। यहाँ पे आपको अगेन जो फर्स्ट लिंक आ रहा है, आप बस ये ख्याल रखिए कि mysql.com वाली वेबसाइट पे ही हो और उसके बाद ये लिंक आप ओपन कीजिए। आपको ये करने की वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन ये ऑलरेडी इस वीडियो के बाद मिल जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो क्लास नेम है वो है com.mysql.cj.jdbc.driver। तो हम लोग इसको करेंगे कॉपी, यहाँ पे JDBC ड्राइवर क्लास के अंदर पेस्ट कर देंगे। उसके बाद हमें चाहिए डेटाबेस URL, तो हम फिर से उसी आर्टिकल पे जाएंगे और यहाँ पे अगर आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे आपको ये बेसिकली बता रहा है कि कैसे हम जावा को यूज़ करके MySQL JDBC से कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो URL दिया हुआ है, तो हम लोग ये सेम URL जो है उठाएंगे और इस URL को आप देखोगे तो इनिशियली हम बता रहे हैं कि हम JDBC ड्राइवर यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद कॉलन, फिर हम बता रहे हैं कि हम MySQL डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं, फिर हम कॉलन दे रहे हैं, उसके बाद डबल स्लैशेस, उसके बाद हमें बताना है कि हमारा सर्वर नेम क्या है। यहाँ पे आप या तो सर्वर का डोमेन नेम या सर्वर का IP एड्रेस डाल सकते हो, उसके बाद स्लैश और फिर हम बता रहे हैं डेटाबेस क्या है। तो हम सिर्फ इतना URL भी कॉपी कर सकते हैं, अगर हम चाहें तो यूज़र नेम एंड पासवर्ड भी कॉपी कर सकते हैं, मगर इस सिनेरियो में ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ जो है इतना URL कॉपी करते हैं। यहाँ JMeter में जाके हम लोग डेटाबेस URL में ये पेस्ट कर देंगे। अब ऑब्वियसली ये बोल रहा है कि लोकल होस्ट एंड टेस्ट डेटाबेस, तो ये इन्फॉर्मेशन हमें चेंज करनी है। मेरा जो सर्वर है जहाँ पे डेटाबेस इंस्टॉल है वो है 192.168.1.19 और जो डेटाबेस है उसका नाम है MySQL DB। एक बार क्विकली जो है मैं अपने सर्वर पे जाता हूँ जस्ट टू शो यू कि डेटाबेस हमारा यहाँ एग्जिस्ट करता है। तो मैंने डेटाबेस बेसिकली जो है वो डॉकर पे रन कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारा कंटेनर है डॉकर, उसका नाम है MySQL। यहाँ पे आप देख सकते हो नेम में MySQL। तो हम लोग इससे कनेक्ट करेंगे docker exec-it MySQL। अगेन ये स्टेप आपको ऑब्वियसली ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हम लोग कैसे सिर्फ डबल चेक करने वाले हैं कि हमारा डेटाबेस रियली सही है कि नहीं है। इसके बाद यहाँ पे हम MySQL से कनेक्ट करेंगे MySQL-u। यूज़र नेम जो है वो मेरे हिसाब से MySQL यूज़र ही मैंने डाला था, पासवर्ड में MySQL पासवर्ड ही डाला था। ठीक है, तो हम लोग जो है MySQL से कनेक्ट हो पा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं शो डेटाबेसेस करूँ तो आप देख सकते हो ये सारे डेटाबेसेस अवेलेबल हैं और जो डेटाबेस मैंने बनाया है वो है MySQL DB। तो मैं लिखने वाला हूँ यूज़ MySQL DB। तो हमारा डेटाबेस चेंज हो गया, यानी कि डेटाबेस हमारा करेक्ट है। अब यहाँ पे एक बार शो टेबल्स करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो दो टेबल्स अवेलेबल हैं, पहला है बेस्ट सेलिंग कोर्सेज, सेकंड है डेमो टेबल। तो शायद डेमो टेबल में इस टाइम कुछ अवेलेबल नहीं है, मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डेमो अंडरस्कोर टेबल करके इन्फॉर्मेशन देख लेता हूँ। ठीक है, तो इसमें बेसिकली कुछ खास अवेलेबल नहीं है। हम लोग चलते हैं, डालेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम बेस्ट सेलिंग कोर्सेज और यहाँ पे हमारे पास डमी कोर्सेज हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन है। अराउंड 1000 कोर्सेज हैं
और कोर्सेज में हमारे पास बेसिकली कोर्स का नाम क्या है, इंस्ट्रक्टर कौन सा है, स्टूडेंट कितने एनरोल हुए हैं पर कोर्स में, उसकी इन्फॉर्मेशन है, प्राइस की इन्फॉर्मेशन है और कोर्स के रेटिंग की इन्फॉर्मेशन है। तो इसी इन्फॉर्मेशन को हम यूज़ करके अपनी लोड टेस्टिंग करेंगे। तो हम लोग फिर से आ गए हैं JMeter में। अब यहाँ पे जो भी यूज़र नेम था इसका, वो यूज़र नेम हम यहाँ डाल देंगे। तो यूज़र नेम था MySQL यूज़र, पासवर्ड है MySQL पासवर्ड। उसके अलावा यहाँ पे ऊपर हमें एक चीज़ डालनी है, वेरिएबल नेम फॉर क्रिएटेड पूल। यहाँ पे यानी कि हमें वेरिएबल नेम, ये जो हमने कॉन्फ़िगरेशन डाली है उसको एक वेरिएबल में हम स्टोर कर रहे हैं, आप ये इतना समझ लीजिए। तो इसको हम नाम दे देते हैं MySQL DB_connection। इसका यूज़ अभी हम करेंगे। अब यहाँ पे थ्रेड ग्रुप के अंदर जाके हम लोग करेंगे ऐड सैम्पलर और यहाँ पे हम जाके यूज़ करेंगे JDBC रिक्वेस्ट। और यहाँ पे आप देखोगे जब हम JDBC रिक्वेस्ट सेलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे वेरिएबल नेम यूज़ करने की ऑप्शन है। तो यहाँ पे हमने जो वेरिएबल नेम डिफाइन किया था MySQL DB कनेक्शन, इसको करते हैं कॉपी और इसको यहाँ पे जाके हम पेस्ट कर देंगे। उसके बाद ये पूछ रहा है क्वेरी टाइप, यानी कि हम किस टाइप की क्वेरी चलाना चाहते हैं, क्या वो सेलेक्ट स्टेटमेंट है, अपडेट स्टेटमेंट है, कॉलेबल स्टेटमेंट है या कोई और अदर टाइप की क्वेरी है। तो हम हमारे केस में हम जो है सिर्फ सेलेक्ट स्टेटमेंट चलाने वाले हैं। जो स्टेप है वो बिल्कुल सेम है चाहे आप अपडेट स्टेटमेंट चला रहे हो। और यहाँ पे हम डालेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम बेस्ट सेलिंग कोर्सेज। अब यहाँ पे लास्ट में जो स्टेटमेंट के बाद आपको सेमीकोलन लगाना है आप लगाइए, अदरवाइज नहीं भी लगाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर मैं इसको चलाऊंगा तो ये 1000 जो है रोज़ रिटर्न करेगा। तो मे बी मैं इनिशियली क्या करता हूँ, लिमिट लगा देता हूँ 1 की, ताकि मुझे एक रो ही रिटर्न करे, ताकि हम देख ले एक बार हमारा कनेक्शन वगैरह प्रॉपर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अब यानी कि डेटाबेस से रिलेटेड जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हमने प्रॉपर कर ली है। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जाके लिसनर ऐड कर देते हैं और लिसनर में व्यू रिजल्ट ट्री सेलेक्ट कर लेते हैं। एक और लिसनर मैं ऐड करने वाला हूँ और वो लिसनर है रहेगा अपना व्यू रिजल्ट ट्री। एक और लिसनर यहाँ पे ऐड कर लेते हैं और वो लिसनर है समरी रिपोर्ट। देखते हैं कोई और यूजफुल लिसनर है तो उसको भी ऐड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आई थिंक एग्रीगेट रिपोर्ट भी यहाँ पे सही रहेगा। हाँ, एग्रीगेट रिपोर्ट है, ये 90 परसेंटाइल या 95 या 99 परसेंटाइल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देता है। तो ये भी बहुत मीनिंगफुल रिपोर्ट है, तो इसको भी हम लोग ऐड कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो है मैंने नेम्स जो है प्रॉपरली नहीं दिए हैं, लेकिन ये सारी डिटेल मैंने फर्स्ट लेसन में बता दिया था कि जो हमें डिटेल है यहाँ पे प्रॉपरली देनी चाहिए, ताकि हमें लेटर ऑन बहुत ईजिली हम इसको अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह को रीओपन कर सके और हमें समझने में आसानी हो कि कौन सा टेस्ट किस पर्पस के लिए है। यहाँ पे बेसिकली हमारा सारी डिटेल हमारी रेडी है। अब हमें बस जो थ्रेड ग्रुप है वो डिफॉल्ट है। यहाँ पे अगर हम चाहें तो हम वैल्यू चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे नंबर ऑफ थ्रेड्स हैं 1, हम इसको चेंज करके कर देते हैं 10। रैंप अप पीरियड हम इसको 1 की जगह कर देते हैं 5 सेकेंड्स और लूप काउंट में हम इसको 1 रखते हैं। इसके अलावा एवरीथिंग एल्स इज ओके। इसको हम एक बार सेव कर लेते हैं चलाने से पहले। अब इसको हम रन करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं थ्रेड क्रिएशन हो रहा है, राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं वो डिटेल। तो थ्रेड क्रिएट हुए, डिस्ट्रॉय हो गए। अब यहाँ पे व्यू रिजल्ट ट्री में हम लोग जाएं तो हम देख सकते हैं हमारा जो है अभी ऑब्वियसली फेल हुआ है, कुछ ना कुछ इशू आया होगा। तो यहाँ पे देखें हम तो बेसिकली बोल रहा है कैन नॉट क्रिएट पूलेबल कनेक्शन फैक्ट्री। बेसिकली कुछ कनेक्टिविटी से रिलेटेड एरर है और मुझे ऑलरेडी एरर समझ में आ चुका है कि क्या एरर है। अगर हम यहाँ पे जाए JDBC कनेक्शन कॉन्फ़िगरेशन में तो यहाँ पे MySQL में अगर आप देखोगे तो हमने सर्वर नेम बताया, उसके बाद कोई डिफ़ॉल्ट पोर्ट नहीं बताया। अगर हम डिफ़ॉल्ट पोर्ट नहीं बताते हैं तो बेसिकली जो MySQL का डिफ़ॉल्ट पोर्ट होता है पोर्ट 3306 वो यूज़ होता है। तो यानी कि ये कुछ इसके बराबर था 3306। लेकिन जो मैं डेटाबेस चला रहा हूँ वो डिफरेंट पोर्ट पे चला रहा हूँ, वो चला रहा हूँ 3308 पे। तो मैं इसको चेंज करूँगा 3308 लिखूँगा और इसके बाद जो है हम क्लियर करेंगे सब कुछ जो भी पुराना वर्क था, ताकि यहाँ पे रिपोर्ट वगैरह क्लीन अप हो जाए। और अब हम इसको दोबारा से चलाएंगे। अब यहाँ पे आप देखोगे फिर से कुछ एरर आई है और यहाँ पे आप देखोगे ये एरर दे रहा है MySQL DB बेस्ट सेलिंग डजन एग्जिस्ट, यानी कि हमने कोई मिस्टेक कर दी है अपनी क्वेरी में। तो यहाँ पे चलते हैं क्वेरी देखते हैं। क्वेरी पे आप देखोगे हमारा जो टेबल नेम था वो था best_selling_courses और यहाँ पे हमने समहाउ अंडरस्कोर मिस कर दिया है। ठीक है, तो यानी कि मेनली अगर आप देखोगे तो यहाँ रिजल्ट में ही जो एरर है उससे ही हमें ट्रबल शूटिंग करनी है कि किस टाइप की एरर है, उसको कैसे फिक्स करना है। अब यहाँ पे फिर से एक बार क्लियर करके रीरन करते हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे जो छोटे मोटे एरर थे उसको फिक्स करने के बाद हमारा जो रिस्पॉन्स है वो प्रॉपर आ रहा है। अब यहाँ पे 10 की 10 रिक्वेस्ट हैं वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई है। और हम जो सैम्पलर रिजल्ट में आप जो है बेसिक इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, रिक्वेस्ट में आप ये इन्फॉर्मेशन देख सकते हो कि कौन सी क्वेरी चली थी डेटाबेस में। यहाँ पे क्वेरी ये वाली चली है और इसका रिजल्ट जो है हम रिस्पांस डेटा में देख सकते हैं। जो फर्स्ट रो थी हमारी वो रिजल्ट में हमें मिल गई है। सिमिलरली बाकी क्वेरीज में भी रिजल्ट सेम है, बिकॉज हमने कुछ भी चेंजेस नहीं किए। हमने सिंपल सी एक क्वेरी चलाई थी कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम और फर्स्ट रो को के हिसाब से हमने लिमिट कर दिया था।
अब हम यहाँ पे थोड़े से चेंजेस कर लेते हैं, यानी कि हमने यहाँ लिखा था सेलेक्ट स्टार फ्रॉम बेस्ट सेलिंग कोर्सेज लिमिट 1। अब जब जनरली मैं डीबी पे लोड टेस्ट करूंगा तो ऑब्वियसली मैं सेम क्वेरी बार बार चला के नहीं करूंगा, मैं जो है क्वेरी अपनी हर बार डिफरेंट रखूंगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अगर आपको ध्यान में हो तो हमारे टेबल में बेसिकली एक आईडी भी था, तो हम यहाँ पे वो आईडी फील्ड यूज करेंगे। एक बार जस्ट यहाँ पे आपको क्विकली दिखाता हूँ। तो यहाँ पे एक आईडी फील्ड है जो कि बेसिकली 1 2 3 अप टू 1000 है। तो हम लोग इस फील्ड को यूज़ करके हर बार जब भी हमारी रिक्वेस्ट होगी तो डिफरेंट क्वेरी हम लोग पुल करेंगे। तो उससे हमें बेसिकली पता चल जाएगा कि हमारा जो टेस्ट है वो रैंडम परफॉर्म हो रहा है, बजाय कि एक ही क्वेरी जो है हम बार बार चला रहे हैं। तो यहाँ पे हमें थोड़ी सी क्वेरी चेंज करनी है। हम इसको डालेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम बेस्ट सेलिंग कोर्सेज और यहाँ पे वेयर क्लोज डाल देंगे, वेयर आईडी इक्वल टू, और यहाँ पे अभी आप देखोगे हम आईडी भी यहाँ पे हार्ड कोड नहीं करेंगे, हम यहाँ पे एक वेरिएबल डालेंगे और उसको लिखेंगे आईडी। वेरिएबल की डिटेल मैंने जो है अपने लास्ट लेक्चर में बताई थी, तो वहाँ पे जाके आप डिटेल में देख सकते हो। अब यहाँ पे आप देखोगे हमने यहाँ पे वेरिएबल तो डाल दिया है, लेकिन यहाँ पे हमने अभी तक कोई वेरिएबल कहीं डिफाइन नहीं किया। तो उसके लिए हम जाएंगे थ्रेड ग्रुप पे, ऐड कॉन्फिग एलिमेंट और यूजर डिफाइंड वेरिएबल, और यहाँ पे हम डालेंगे आईडी, वैल्यू में डालेंगे 1। अब यहाँ पे ऑब्वियसली हमें 1 तो चाहिए नहीं, हर बार हमें चाहिए डिफरेंट वैल्यू। तो हम फिर से जाएंगे थ्रेड ग्रुप पे, ऐड, और यहाँ पे जाएंगे कॉन्फिग एलिमेंट में और ऐड करेंगे काउंटर। अब काउंटर में क्या करेंगे, हम स्टार्टिंग वैल्यू डाल देंगे 1, इंक्रीमेंट बाय 1, मैक्सिमम वैल्यू हम लोग इस केस में डाल देते हैं लेट्स से 900, यानी कि ये स्टार्ट 1 से होगा और 1 1 करके इंक्रीमेंट होता रहेगा अप टू 900 तक। उसके बाद एक्सपोर्टेड वेरिएबल नेम में हमें डालना है आईडी। यहाँ पे आईडी हमने क्यों डाला है, क्योंकि हमने यूजर डिफाइंड वेरिएबल में आईडी नाम यहाँ पे रखा है, इसलिए हमने यहाँ भी आईडी डाला है। तो बेसिकली जो भी यहाँ पे डायनेमिकली वैल्यू नई जनरेट होगी वो आईडी को मिल जाएगी, और ये आईडी हम लोग यूज़ कर रहे हैं फिर अपने JDBC रिक्वेस्ट में यहाँ पे। तो इवेंचुअली हम अपनी जो क्वेरी है उसको डायनेमिक बना रहे हैं। तो एक बार सब कुछ क्लियर करते हैं और इसको चला के देखते हैं। ऑलमोस्ट सारी रिक्वेस्ट जो है वो प्रोसेस हो गई है। तो मैं व्यू रिजल्ट ट्री पे जाऊँ तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारी रिक्वेस्ट प्रोसेस हो गई है। फर्स्ट वाले पे मैं देखूँ तो यहाँ पे हमें जो है क्वेरी मिली है, यानी कि ID 1 है, यानी कि जो हमारी फर्स्ट क्वेरी है वो चली है। अगर सेकंड वाले पे जाऊँ, यहाँ ID 2 है, यहाँ पे डिटेल भी आप देख सकते हो कोर्सेज की डिफरेंट है। फिर यहाँ पे देखूँ तो कोर्स डिटेल 3 है, यहाँ पे 4 है, ऐसे ही सीक्वेंस में ये अप टू 10 तक चली है। अब समरी रिपोर्ट में देखें तो समरी में बेसिकली हमें एक समरी मिल रही है कि टोटल जो है वो 10 क्वेरीज चली थी, ऑन एन एवरेज जो है 27 मिली सेकेंड हमारा लगा है इसको चलने में, और मैक्सिमम जो है 30 मिली सेकेंड लगा है। और एवरेज डेटा कितना सेंड और रिसीव हुआ है उसकी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे देख सकते हो। अब चलते हैं एग्रीगेट रिपोर्ट पे। तो एग्रीगेट रिपोर्ट जो है वो काफ़ी हद तक समरी रिपोर्ट से मिलती जुलती है, लेकिन कुछ चीज़ें जो यहाँ पे डिफरेंट है। अब इस रिपोर्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है मीडियन, 90 परसेंटाइल, 95 एंड 99 परसेंटाइल। तो एवरेज तो हमें समरी रिपोर्ट में भी मिल रहा था। एवरेज का मतलब कि ऑन एन एवरेज हमारी हर क्वेरी ने 27 मिली सेकेंड लिया। उसके बाद मीडियन क्या बताता है, मीडियन ये बताता है कि 50% जो हमारी क्वेरी थी उसने 28 मिली सेकेंड से कम टाइम लिया, और रिमेनिंग जो 50% थी उन्होंने 28 मिलीसेकंड से ज़्यादा टाइम लिया, यानी कि ये बीच की वैल्यू बताता है जो बिल्कुल सेंटर की वैल्यू होती है। उसके बाद 90 परसेंटाइल बता रहा है हमें कि जो हमारी 90% ऑफ द क्वेरी थी, यानी 90% ऑफ द रिक्वेस्ट जो थे उन्होंने 29 मिलीसेकंड से कम का टाइम लिया है। सिमिलरली 95 परसेंटाइल भी सेम चीज़ ही बता रहा है कि 95% ऑफ द जो हमारी क्वेरीज थी उन्होंने 29 मिलीसेकंड से कम का टाइम लिया है। फिर 99% ऑफ द हमारी जो क्वेरी थी उसने 30 मिलीसेकंड से कम का टाइम लिया है। तो जनरली जो है 95 परसेंटाइल को हम देखते हैं, हम बोलते हैं कि यार अगर मेरी 95% ऑफ द जो क्वेरीज हैं उसने लेट्स से 29 मिलीसेकंड लिया है तो वो मे बी आपके लिए सही या गलत हो सकती है, लेकिन आप क्राइटेरिया जनरली जो है 95 परसेंटाइल के हिसाब से डिफाइन करते हो। मे बी आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 95% ऑफ द मेरी जो क्वेरी है वो 20 मिलीसेकंड में कंप्लीट हो जानी चाहिए थी। तो उस केस में आप इसको और ज़्यादा फाइन ट्यून करोगे, आप आइडेंटिफाई करोगे कि बॉटलनेक कहाँ पे है, क्यों ये ज़्यादा टाइम ले रहा है। अब इसमें एक चीज़ जो और हम कर सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे जो हमारी रिक्वेस्ट चलती है तो JDBC में ऑब्वियसली जो क्योंकि हमने काउंटर यूज़ किया है तो इसकी वैल्यू जो है एक सीक्वेंस में है, और रादर देन इन अ सीक्वेंस हो सकता है हम रैंडमली जो है कोई भी 1000 हमारे कोर्सेज हैं उसमें से कोई भी कोर्सेज की डिटेल पुल करना चाहते हैं वाइल दिस लोड टेस्टिंग। तो उस केस में रादर देन यूजिंग काउंटर हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग जो है रैंडम वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं। तो मैं जाऊँगा थ्रेड ग्रुप में, ऐड में, उसके बाद जाऊँगा कॉन्फिग एलिमेंट में, यहाँ पे जो है हम रैंडम वेरिएबल यूज़ करेंगे। रैंडम वेरिएबल क्या करेगा, रैंडम वेरिएबल बेसिकली रैंडम इन्फॉर्मेशन जनरेट करेगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो मिनिमम वैल्यू है 1, मैक्सिमम वैल्यू में डाल देता हूँ 900। तो जब भी ये चलेगा ये रैंडम कोई वैल्यू
हमें देगा। अब यहाँ पे वेरिएबल नेम में हम क्या करते हैं, वेरिएबल नेम में हम इसको डाल देते हैं आईडी। अब उसके बाद क्योंकि वेरिएबल नेम जो है रैंडम वेरिएबल में हमने डिफाइन कर दिया है, तो हमें काउंटर की एंड यूजर डिफाइंड वेरिएबल की जरूरत अब नहीं है। तो यहाँ पे जाके हम लोग इसको रिमूव कर देंगे। सिमिलरली काउंटर की भी अब हमें जरूरत नहीं है, हम काउंटर को भी रिमूव कर देंगे। हमने रैंडम वेरिएबल एक डिक्लेयर कर दिया है जिसका नाम है आईडी, और उसकी वैल्यू जो है 1 से 900 के बीच में कुछ भी हो सकती है। और यहाँ पे JDBC रिक्वेस्ट में हम जो है आईडी वेरिएबल को यूज कर रहे हैं। तो यानी कि हमारी जो क्वेरी बनेगी वो बनेगी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम बेस्ट सेलिंग कोर्सेज वेयर आईडी इक्वल टू कोई भी रैंडम नंबर यहाँ पे आएगा जो कि 1 से 900 के बीच में होगा। अब इसको चलाने से पहले फिर से सब कुछ क्लियर करते हैं और इसको चलाते हैं, और यहाँ पे व्यू रिजल्ट ट्री में रिजल्ट देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहली जो रिक्वेस्ट हमारी चली, यहाँ पे आईडी एक रैंडम आईडी आई यानी कि 526, और उसका जो है डेटा हमें प्रॉपरली मिला। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेरी में आईडी 110 आई, उसका डेटा हमें प्रॉपरली मिला। ऐसे ही जो डिफरेंट क्वेरी है उसमें कोई ना कोई रैंडम आईडी जनरेट हुई है और डेटा हमें मिला है। और अगेन हम एग्रीगेट रिपोर्ट में जाए तो हमारा डेटा कुछ सिमिलर ही है जो कि लास्ट टाइम था। तो इस लेसन में हम लोग देखेंगे कैसे हम API टेस्टिंग कर सकते हैं JMeter को यूज करके। तो API टेस्टिंग करने के लिए सबसे पहले हमें कुछ API चाहिए। तो मैं dummyjson.com का यूज कर रहा हूँ। dummyjson.com पे APIs अवेलेबल है और हम वेरियस मेथड्स यूज़ कर सकते हैं जैसे कि गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट या फिर गेटिंग ऑथेंटिकेशन। तो टिपिकली हम ये सारे मेथड ही यूज़ करते हैं जब भी हम API टेस्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम जो है इसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। तो गेट स्लैश प्रोडक्ट्स जो है वो हमें कंप्लीट प्रोडक्ट की लिस्ट देगा। अगर इसको मैं नए टैब में ओपन करूं तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारे पास डिटेल आई है जेसन में, जिसमें बेसिकली सारी प्रोडक्ट डिटेल है। और अगर मुझे कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट की डिटेल चाहिए तो मैं प्रोडक्ट के बाद जो है /ID इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट प्रोडक्ट की डिटेल देखने के लिए अगर हम देखें /product/1 में, तो ये सिर्फ पहले प्रोडक्ट की डिटेल हमें दे रहा है। अब अगर नेक्स्ट हम देखें एक पोस्ट का एग्जांपल ले लेते हैं। तो अगर हमें कोई प्रोडक्ट ऐड करना है अपना प्रोडक्ट यहाँ पे, तो हम एक पोस्ट रिक्वेस्ट करेंगे और हमें /product/add में जाके जो है प्रोडक्ट ऐड करना है। अब प्रोडक्ट ऐड करने के लिए ऑब्वियसली हमें क्रेडेंशियल्स भी प्रोवाइड करने पड़ेंगे। तो क्रेडेंशियल्स कैसे लेना है उसकी डिटेल यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में अवेलेबल है। तो अगर हम डॉक्यूमेंटेशन को नए टैब में ओपन करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे हम देख सकते हैं लॉगिन एंड गेटिंग अ टोकन। तो लॉगिन एंड गेटिंग अ टोकन में देखें तो ये हमें क्या बोल रहा है कि हम जो है dummyjson.com/users पे अगर जाएंगे तो हमें बहुत सारे यूजर्स की डिटेल मिलेगी और वहाँ पे हम किसी भी यूजर का यूजर नेम एंड क्रेडेंशियल्स यूज करके पास कर सकते हैं एक पोस्ट रिक्वेस्ट में इस वाले एंड पॉइंट पे, और ये जो है हमें आउटपुट में एक टोकन दे देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक टोकन अवेलेबल है। अब अगर मैं ये dummyjson.com/users को ओपन करूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे यूजर्स अवेलेबल हैं और यहाँ पे यूजर नेम एंड पासवर्ड आपको दिख रहा होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो यानी कि मैं ये यूजर नेम एंड पासवर्ड का कॉम्बिनेशन इसको पास कर सकता हूँ और रिटर्न में हमें जो है टोकन मिलेगा। तो आई थिंक इस ट्यूटोरियल के लिए इतनी डिटेल्स हमारे लिए इनफ है। अब हम लोग चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना JMeter से API टेस्टिंग। तो जो हम स्टार्ट करेंगे वो dummyjson.com/user से ही करेंगे। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और अब हम लोग यहाँ JMeter में आ गए। यहाँ पे मैं ऐड करूँगा एक थ्रेड ग्रुप। इस थ्रेड ग्रुप को हम लोग API टेस्टिंग का नाम दे देते हैं और अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगा कुछ सैम्पलर। सबसे पहले ऐड करते हैं HTTP रिक्वेस्ट। इसको हम लोग नाम देते हैं गेट यूजर्स और फिर सर्वर नेम में जो मैंने URL कॉपी किया उसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे ऑब्वियसली हमें प्रोटोकॉल यहाँ नहीं देना है, हमें प्रोटोकॉल यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे हम HTTPS लिख देंगे। जो एंड पॉइंट URL है उसको भी यहाँ नहीं, हमें पाथ में देना है। तो हम इसको कट करके यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। तो यहाँ सब कुछ सही लग रहा है। अब अगर हम इसको चलाएं तो हमें डिटेल मिल जाएगी, लेकिन उसको करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, इसमें जो है कुछ लिसनर ऐड कर लेते हैं। तो हम चलते हैं, ऐड करते हैं व्यू रिजल्ट ट्री, और आई थिंक व्यू रिजल्ट ट्री सफिशियंट है। तो हम इसको अब चलाते हैं। पूछ रहा है क्या हमें सेव करना है, तो इसको नो कर देते हैं। आई डोंट वांट टू सेव इट। अब यहाँ पे जो है हमारी पहली रिक्वेस्ट चल गई है गेट यूजर्स पे। आप देखोगे तो हमारा ओके का रिस्पॉन्स आया। और अगर रिस्पॉन्स डेटा में मैं देखूं तो बहुत लंबी हमें जो है बेसिकली एक JSON स्ट्रिंग मिली है जो कि हमें वेब पेज पे भी दिख रही थी। अगर आप नीचे देखोगे बेसिकली तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक स्क्रॉल बार अवेलेबल है। तो ये देख सकते हो आप स्ट्रिंग बहुत लंबी है, यानी कि यहाँ पे मल्टीपल यूजर्स है और हर यूजर्स के अगेंस्ट एक यूजर नेम एंड पासवर्ड अवेलेबल है। अब ये बहुत बड़ा JSON है, इसमें से हमें लेट्स से फर्स्ट यूजर का जो यूजर नेम एंड पासवर्ड एक्सट्रैक्ट करना है बस। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम लोग यूज करेंगे JSON एक्सट्रैक्टर। तो हम लोग यहाँ पे
HTTP रिक्वेस्ट पे राइट क्लिक करेंगे, ऐड करके हम लोग ऐड करेंगे पोस्ट प्रोसेसर और हम लोग यूज करेंगे JSON एक्सट्रैक्टर और इसको हम नाम दे देते हैं गेट यूजर नेम। और यहाँ पे आप देखोगे बहुत सारी सेटिंग्स अवेलेबल है। तो यहाँ पे बेसिकली हम बता रहे हैं कि हम जो JSON एक्सट्रैक्ट करेंगे वो कहाँ से करेंगे, क्या हम जो मेन सैंपल से करें या सब सैंपल से करें या फिर कोई वेरिएबल नेम है वहां से करें। तो इस केस में हमें मेन सैंपल से करना है। और यहाँ पे फिर नेक्स्ट पूछ रहा है नेम्स ऑफ क्रिएटेड वेरिएबल्स। तो बेसिकली जो वैल्यू हम एक्सट्रैक्ट करेंगे हम उसको किसी वेरिएबल में सेव कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे जो वेरिएबल नेम है उसको लिख देते हैं यूजर नेम। और यहाँ पे ये वाला पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम बता रहे हैं कि JSON कौन सा एक्सट्रैक्ट करना है। अब यहाँ पे जो सिंटैक्स है वो थोड़ा मैटर करता है। तो JSON पाथ एक्सप्रेशंस में हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, जैसे मुझे यूजर नेम चाहिए तो मैं लिखूंगा $.username। मगर आप यहाँ पे देखोगे अगर हमारा जो JSON आया है तो यहाँ पे आप देखोगे सबसे पहले यूजर्स है और उसके बाद जो है फिर से अगेन एक ऑब्जेक्ट है, बेसिकली एक लिस्ट है जिसके अंदर फिर से की वैल्यू पेयर्स हैं। तो अगर मैं सिर्फ $.username लिखूंगा तो वो ट्राई करेगा यूजर नेम की पुल करने की, मगर ये डिटेल उसको नहीं मिलेगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डॉलर के बाद डॉट यूज करेंगे, यानी कि हमने 2 बार डॉट लिखा है। तो इससे क्या होगा, यूजर नेम इसको कहीं भी मिलेगा यहाँ पे ये उसको एक्सट्रैक्ट कर लेगा। अब आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ यूजर नेम बहुत बार अवेलेबल है बिकॉज इसमें अराउंड 30 के करीब यूजर्स हैं। तो यहाँ पे क्या होगी 30 के 30 यूजर नेम्स की डिटेल पुल हो जाएगी। लेकिन हमें वो नहीं करना है, हमें जो है सिर्फ पहले यूजर की डिटेल चाहिए, यानी कि पहले जो भी यूजर मिलता है उसका यूजर नेम चाहिए। तो यहाँ पे हम बता देंगे मैच किसको करे। अगर हम 0 को रखते हैं तो कोई भी रैंडम मैच हो जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली हम बता देंगे कि मैच किसको करे, हम बोलेंगे फर्स्ट जो वैल्यू है उसको मैच करें। तो यहाँ पे मैं 1 लिख दूंगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें यूजर नेम मिल जाएगा। अब हमें सेम चाहिए पासवर्ड के लिए भी, हमें पासवर्ड भी एक्सट्रैक्ट करना है। तो मैं फिर से जाऊंगा, ऐड करूंगा पोस्ट प्रोसेसर JSON एक्सट्रैक्टर, या फिर ये करने की बजाय मैं इसको रिमूव कर सकता हूँ और सिंपली क्या कर सकता हूँ, ये जो गेट यूजर नेम हमने बनाया इसको कॉपी करके वापस यहाँ पे जाके पेस्ट कर सकता हूँ। अब पहले वाले को हम यूजर नेम के लिए छोड़ देते हैं, दूसरे वाले में हम चेंजेस करके इसको गेट यूजर नेम की जगह गेट पासवर्ड कर देते हैं। अब हमें यहाँ पे नेम ऑफ क्रिएटेड वेरिएबल को भी हम चेंज करके इसको पासवर्ड कर लेंगे और यहाँ पे JSON पाथ एक्सप्रेशन में भी मैं यूजर नेम हटा के यहाँ पे पासवर्ड लिख दूंगा। अब यानी कि यूजर नेम एंड पासवर्ड हम प्रॉपरली एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं। अब यूजर नेम पासवर्ड एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो क्या स्टेप है, हमें बेसिकली देखोगे हमारा एम क्या था, एक टोकन जनरेट करना है एम था। तो टोकन जनरेट करने के लिए बेसिकली हमें यूजर नेम एंड पासवर्ड चाहिए था जो कि हम एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं। अब हम इसको यूज करेंगे इस वाले URL में, यानी कि मैं इसको करूंगा कॉपी और यहाँ पे हम जो है एक और HTTP रिक्वेस्ट ऐड करेंगे, ऐड सैम्पलर HTTP रिक्वेस्ट, और इसको हम बोलेंगे गेट टोकन, ठीक है। और गेट टोकन को मैं ऊपर कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आ गया गेट टोकन। अब यहाँ पे हमारा जो प्रोटोकॉल रहेगा वो HTTPS रहेगा, सर्वर नेम में रहेगा dummyjson.com और ये वाला हमारा पाथ है जिसको हम यहाँ पे पाथ में डाल देंगे। अब यहाँ पे आप देखोगे तो हमें गेट रिक्वेस्ट नहीं पोस्ट रिक्वेस्ट करनी है, यानी कि हमें बेसिकली यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट करके यूजर नेम एंड पासवर्ड प्रोवाइड करना है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो यूजर नेम और पासवर्ड जो है वो एक JSON की फॉर्म में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, ये जो JSON स्ट्रक्चर है इसको कॉपी कर लेते हैं या फिर हम खुद से भी लिख सकते हैं। तो मैं चलता हूँ यहाँ पे बॉडी डेटा में और बॉडी डेटा में हम लोग क्या करेंगे, JSON क्रिएट करेंगे, इसमें हम डालेंगे यूजर नेम और यहाँ पे यूजर नेम जो है हमारा हार्ड कोडेड नहीं होगा, हमें यूज करना है वेरिएबल जो कि हमने गेट यूजर्स वाले रिक्वेस्ट से एक्सट्रैक्ट किया है JSON एक्सट्रैक्टर यूज करके। तो मैं लिखूंगा डॉलर और करली ब्रेसिस में यूजर नेम। अगेन मैंने लास्ट वाले लेसन में वेरिएबल्स को कैसे यूज करना है उसकी डिटेल दी हुई है, इसलिए मैं इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ वेरिएबल्स के। अब हम यहाँ पे यूज करेंगे पासवर्ड और सेम यहाँ भी हम पासवर्ड के लिए यूज कर लेंगे वेरिएबल विच इज पासवर्ड। अब एक बार हम लोग इसको चला कर देखते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले मैं क्लियर करता हूँ और इसको चलाता हूँ और इसको अभी सेव नहीं करेंगे, नो कर दिया मैंने। यहाँ पे व्यू रिजल्ट ट्री में हम लोग रिजल्ट का वेट करेंगे। तो फर्स्ट वाला मेरा सक्सेसफुल चल गया जो कि पहले भी सही चल रहा था। गेट टोकन जो हमने बनाया उसमें हमें एरर आ रही है। एरर क्या आ रहा है, इनवैलिड क्रेडेंशियल्स। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं रिक्वेस्ट में कि हमारा रिक्वेस्ट किया गया था। तो यहाँ पे देखोगे तो बेसिकली ये पोस्ट रिक्वेस्ट गई थी ऑथ लॉगिन को और यहाँ पे यूजर नेम आ गया, यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो यानी कि जो हमारा पहले वाला JSON एक्सट्रैक्टर था गेट यूजर नेम एंड गेट पासवर्ड वो तो प्रॉपरली काम कर रहा है। तो अगर मैं गेट यूजर्स पे जाऊँ जस्ट डबल चेक करने के लिए और रिस्पॉन्स डेटा में जाऊँ तो पहले वाला जो यूजर था अगर हम इसका यूजर नेम देखें और पासवर्ड देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो ये बेसिकली मैच कर रहा है, यानी कि हमने सक्सेसफुली जो है यूजर नेम पासवर्ड एक्सट्रैक्ट करके गेट टोकन को
पास कर रहे हैं। तो फिर जो है यहाँ पे इनवैलिड क्रेडेंशियल्स आने का क्या रीजन था। तो यहाँ पे अगर हम देखें सैम्पलर रिजल्ट में, यहाँ पे आप देखोगे हम जो रिक्वेस्ट पास कर रहे हैं और वहाँ पे हम डेटा कुछ पास कर रहे हैं जो कि एज अ टेक्स्ट जा रहा है। अब हम यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन अगर देखें तो आप देखोगे ये डॉक्यूमेंटेशन में ये लोग जो डेटा पास कर रहे हैं बेसिकली वो जेसन में कर रहे हैं, यानी कि हमें भी जो डेटा पास करना था वो एज ए जेसन करना था। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे गेट टोकन के अंदर हम लोग जाएंगे ऐड में, हम लोग यूज करेंगे कॉन्फिग एलिमेंट और हम यूज करेंगे HTTP हेडर मैनेजर और यहाँ हम लोग क्लिक करेंगे ऐड। यहाँ पे हम डालेंगे कंटेंट टाइप और यहाँ पे वैल्यू में हम डालेंगे application/json। तो आई थिंक एवरीथिंग इज लुकिंग ओके। मैं इसको एक बार क्लियर कर देता हूँ और फिर से चलाते हैं, व्यू रिजल्ट ट्री में वेट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस बार जो है गेट यूजर में भी सही चला है, गेट टोकन भी प्रॉपरली चला है। अगर अब मैं रिस्पॉन्स डेटा में देखूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो रिस्पॉन्स डेटा के अंदर जो रिस्पॉन्स बॉडी है इसमें हमें जो फर्स्ट यूजर है उसकी डिटेल आ गई है और जो है उसका टोकन भी आ गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो टोकन में टोकन अवेलेबल है। अब मुझे यहाँ से क्या करना है, यहाँ से अगर हम देखें यूजर नेम पासवर्ड और अदर डिटेल भी हमें मिल रही है, जैसे कि यूजर नेम मिल रहा है, फर्स्ट नेम मिल रहा है, जिसकी हमें जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ चाहिए टोकन। तो यानी कि मैं यहाँ पे भी एक जेसन एक्सट्रैक्टर यूज कर लूंगा। तो मैं जाऊंगा ऐड पे, पोस्ट प्रोसेसर, यहाँ पे भी जेसन एक्सट्रैक्टर यूज कर लेंगे और यहाँ पे जो है इसको हम कर देते हैं गेट टोकन और यहाँ पे जो नेम ऑफ क्रिएटेड वेरिएबल है इसको हम रख देते हैं टोकन। और जेसन पाथ एक्सप्रेशंस में इस बार अगर आप देखोगे तो हमारा जेसन जो है वो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड आ रहा था। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देख सकते हो कोई भी नेस्टेड आइटम नहीं है, सिंपल सा एक की वैल्यू पेयर है जिसमें आईडी लिखा हुआ है, जो कि आईडी है, यूजर नेम एंड पासवर्ड वगैरह एटसेट्रा लिखा हुआ है। तो यानी कि इस बार जब मैं गेट टोकन पे जाऊंगा मैं सिंपली $.token लिख सकता हूँ टोकन के लिए। और मैच नंबर पे यहाँ पे हमें पता है जो मैच हो रहा है वो बेसिकली एक ही आउटपुट आ रही है तो फर्स्ट ही मैच होगा, तो यहाँ पे हमें स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो है टोकन एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, हमें ऐड करना है एक प्रोडक्ट। तो हम यहाँ पे देखते हैं ऐड अ प्रोडक्ट के लिए, यहाँ पे आप डॉक्यूमेंटेशन पे देखोगे ऐड अ प्रोडक्ट पे चलते हैं और यहाँ पे हम प्रोडक्ट डॉक्यूमेंटेशन पे आ गए हैं। हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करके ऐड अ न्यू प्रोडक्ट पे जाएंगे। तो ऐड अ न्यू प्रोडक्ट में क्या बोल रहा है ये, हमें यहाँ पे रिक्वेस्ट भेजनी है और हमें कंटेंट टाइप जैसे एप्लीकेशन जेसन रखना है और हमें यहाँ पे टाइटल भेजना है बेसिकली, जो कि अगेन जेसन फॉर्मेट में होगा। तो हम लोग इसको /product/add को कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे फिर से हमें एक थर्ड HTTP रिक्वेस्ट ऐड करना पड़ेगा। तो मैं जाऊंगा, इसको ऐड करता हूँ, इसको नाम कर देते हैं हम लोग ऐड प्रोडक्ट। पाथ में मैंने पाथ डाल दिया, प्रोटोकॉल हमारा HTTPS रहेगा, मेथड जो है वो रहेगा पोस्ट और बॉडी में हम डालेंगे डेटा। तो यहाँ पे सिर्फ टाइटल बताया हुआ डालने के लिए, तो हम सेम टाइटल ही सिर्फ डालते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखना, बाय डिफ़ॉल्ट जैसे कि मैंने वहाँ से कॉपी पेस्ट किया तो ये जेसन के फॉर्म में नहीं है, तो हमें इसको प्रॉपर जेसन का जो स्ट्रक्चर होता है यानी कि डबल कोट में ये टाइटल रहेगा और उसके बाद जो है ये भी डबल कोट्स में रहेगा। ठीक है, तो ये जो है एक प्रॉपर जेसन की फॉर्मेट में है। अब यहाँ पे भी हमें फिर से ऐड करना पड़ेगा कॉन्फिग एलिमेंट HTTP हेडर मैनेजर। यहाँ भी हमें ऐड करना पड़ेगा कंटेंट टाइप और वैल्यू में हमें डालना पड़ेगा application/json। तो होपफुली ये जो है हमारा प्रोडक्ट ऐड कर देगा। अब यहाँ पे कुछ और तो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मुझे लग रहा है कि हमें एरर आ सकती है, बिकॉज अभी अगर हम देखें तो हमने क्रेडेंशियल्स तो कहीं स्पेसिफाई नहीं किया है, हमने कोई क्रेडेंशियल्स नहीं दिया है कि प्रोडक्ट ऐड करने के लिए, जबकि हमने क्रेडेंशियल्स पुल किया था। तो देखते हैं पहले इसको चला के, जब एरर आएगी तो हम लोग फिर क्रेडेंशियल्स ऐड करेंगे। तो ऐड प्रोडक्ट को मैं ऊपर कर देता हूँ जस्ट अलाइनमेंट पर्पज़ के लिए, ताकि आपको ईजिली जो है पता चले क्या हो रहा है। अब यहाँ पे हम इसको क्लियर करते हैं और फिर से चलाते हैं, व्यू रिजल्ट ट्री में चल के रिजल्ट का वेट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली सारे ही सक्सेसफुल हो गए हैं। ऐड प्रोडक्ट में अगर मैं जाऊँ तो प्रोडक्ट भी ऐड हो गया है। तो आई डोंट नो फिर जो क्रेडेंशियल जनरेट करना था बेसिकली उसका हम यूज़ तो कर नहीं रहे। एनीवेज, बट फॉर द पर्पस ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन आपको पता चल गया बेसिकली कैसे हमने टोकन एक्सट्रैक्ट किया है। और टोकन को बेसिकली देखने के लिए यहाँ पे एक गेट ऑथ यूज़र की एक डिटेल है, जैसे कि मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे बेसिकली गेटिंग करेंट ऑथ यूज़र डिटेल, तो इसमें हम लोग देख पाएंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं हमें auth/me करके अगर हम टोकन पास करेंगे इसको तो हमें यूज़र की डिटेल मिल जाएगी। तो बेसिकली हमारा जस्ट डबल चेक हो जाएगा कि जो हमने टोकन एक्सट्रैक्ट किया है वो हमारा प्रॉपरली वर्क कर रहा है। तो एक बार इसको भी यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं फिर से एक नया HTTP रिक्वेस्ट ऐड कर लूँगा और इसको हम लोग रखते हैं वैलिडेट टोकन। प्रोटोकॉल हमारा रहेगा HTTPS। यहाँ पे सर्वर नेम में हमने ये इन्फॉर्मेशन डाल दी। अब वैलिडेट टोकन में हमें ऐड करना है कॉन्फिग एलिमेंट HTTP हेडर मैनेजर, क्योंकि यहाँ पे हमें जो है टोकन पास करना है। तो हम लोग जाएंगे ऐड में, यहाँ हम लोग लिखेंगे ऑथराइजेशन।
ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हेडर में ऑथराइजेशन पास किया हुआ है, उसके बाद लिखा हुआ है बेयरर और उसके बाद जो भी टोकन है, तो हम भी सेम स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे वैल्यू में मैं लिखूंगा बेयरर और उसके बाद जो है यहाँ पे हम वेरिएबल यूज़ करेंगे टोकन का, यानी कि ऑथराइजेशन और बेयरर कीवर्ड, उसके बाद जो है टोकन यहाँ पे पास हो जाएगा। इसको हम लोग गेट टोकन के बाद जो है अलाइन कर देते हैं। अब सब कुछ क्लियर करते हैं और इसको फिर से चलाते हैं। व्यू रिजल्ट ट्री में देखें तो सब कुछ चल गया हमारा। यहाँ पे गेट यूज़र्स में हमें यूज़र की डिटेल मिली, तो हमने फर्स्ट यूज़र का यूज़र नेम पासवर्ड एक्सेप्ट करके यहाँ पे पास किया और गेट टोकन से फिर हमें उसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग टोकन मिल गया जो कि यहाँ पे अवेलेबल है, देख सकते हो आप, एक लॉन्ग स्ट्रिंग। फिर टोकन को हमने वैलिडेट टोकन में यूज़ किया और यहाँ पे अगर मैं रिक्वेस्ट में जाऊँ और यहाँ पे देखूँ हमारा जो रिक्वेस्ट हेडर्स है उसमें आप देखोगे तो हेडर में यानी कि हमने ऑथराइजेशन में ये बेयरर प्लस बेयरर टोकन भेजा था, तो हमारा बेयरर टोकन बेसिकली प्रॉपरली गया है, यानी कि हम जो टोकन है प्रॉपरली एक्सट्रैक्ट करके सेकंड स्टेप से वैलिडेट टोकन को भेज रहे थे। अब यहाँ पे रिस्पांस में हमें क्या आया है, रिस्पांस में बेसिकली वही जिस यूज़र का टोकन था उस यूज़र की सारी डिटेल हमें वापस मिल गई है, अलॉन्ग विद एडिशनल डिटेल, यूज़र की एडिशनल डिटेल वगैरह भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो यानी कि ये पहले 3 स्टेप्स हैं हमारे प्रॉपर चल रहे हैं। अब हम टिपिकली करते क्या है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे ऐड प्रोडक्ट में तो टोकन यूज़ नहीं हो रहा, लेकिन आइडियली इसको यहाँ पे यूज़ होना चाहिए था टोकन को, क्योंकि बेसिकली प्रोडक्ट वही यूज़र ऐड कर पाएगा जिसके पास क्रेडेंशियल्स हैं। और एक और सिनेरियो है जैसे कि ये गेट यूज़र टोकन एंड वैलिडेट टोकन, ये स्टेप तो हमें एक ही बार करना होता है क्योंकि हम क्रेडेंशियल तो लेसे एक ही बार एक्सट्रैक्ट करेंगे और उसके बाद जो है मैं मल्टीपल प्रोडक्ट ऐड करूँगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है मेरे को 100 प्रोडक्ट ऐड करने में भी 1000 प्रोडक्ट ऐड करने हैं एज पार्ट ऑफ द टेस्टिंग। तो टेस्टिंग करने के टाइम पे सारे प्रोडक्ट ऐड करने के लिए बेसिकली मुझे एक लूप में चलना होगा, क्या है। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ थ्रेड ग्रुप में और यहाँ पे अगर मैं नंबर ऑफ थ्रेड्स बढ़ा दूँ, फॉर एग्जांपल 20 कर दूँ या 1000 कर दूँ, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में गेट यूजर्स भी 1000 बार चलेगा, गेट टोकन भी 1000 बार चलेगा, सिमिलरली वैलिडेट टोकन भी चलेगा 1000। लेकिन हमें जो है यूजर्स टोकन, वैलिडेट टोकन, ये जो पहले 3 है इसको हमें सिर्फ एक ही बार चलाना है और सिर्फ ऐड प्रोडक्ट वाला जो है उसको लेसे 1000 बार चलाना है। तो उस सिनेरियो में हम क्या करते हैं, हम जाएंगे थ्रेड ग्रुप पे, यहाँ पे हम ऐड करेंगे लॉजिक कंट्रोलर, लॉजिक कंट्रोलर में हम ऐड करेंगे लूप कंट्रोलर, और हम क्या करेंगे जो हमारा ऐड प्रोडक्ट वाला स्टेप है यहाँ से हम इसको कट कर लेंगे और इसको हम लूप कंट्रोलर के अंदर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा ऐड प्रोडक्ट वाला स्टेप आ गया है। अब लूप कंट्रोलर पे मैं जाऊँ तो यहाँ पे मैं डिफाइन कर सकता हूँ कि ये वाला मेरा जो स्टेप है वो कितनी बार चले। अब इसको फॉर एग्जांपल मैं ऐसे कर देता हूँ 5। तो अब ऊपर वाले जो हमारे स्टेप्स हैं जैसे कि गेट यूज़र, गेट टोकन, वैलिडेट टोकन, ये तो एक बार चलेगा, लेकिन जो हमारा लूप कंट्रोलर के अंदर जो हमने डिफाइन किया हुआ है ऐड प्रोडक्ट, ये 5 बार चलेगा, ठीक है। व्यू रिजल्ट को जस्ट मैं बॉटम पे ले आता हूँ या इसको टॉप पे रख देते हैं ताकि इजीली हमें पता चल जाए हमारा सीक्वेंस क्या है। अब इसको क्या करते हैं, एक बार क्लियर करके फिर से चलाते हैं और रिजल्ट को ऑब्जर्व करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसा कि एक्सपेक्टेड था, गेट यूज़र एक बार चला, गेट टोकन भी एक बार चला, वैलिडेट टोकन एक बार चला और ऐड प्रोडक्ट जो है वो 5 बार चला, यानी कि हमने बेसिकली 5 बार सेम प्रोडक्ट ही ऐड किया है। तो एनीवेज ये फेक एपीआई है, तो जब आप रियल टाइम प्रोडक्शन में सिनेरियो में यूज़ करोगे तो आपको प्रॉपर रिजल्ट्स दिखेंगे। तो इस लेसन में इतना ही। अगेन नेक्स्ट लेसन में इसको थोड़ा और डिटेल में समझेंगे, कुछ और कंपोनेंट भी यूज़ करेंगे। वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना है और एटलीस्ट कमेंट में एक थैंक यू नोट जरूर छोड़ देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में।